इस दुनिया के अंदर एपोकलिप्स का समय शुरुआत होता है और इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं और ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद होने लगा। लेकिन जो हमारा हीरो था उसे एक 6 ग्रेट हेल नाम का टोकन मिलता है और वहाँ का एक वार्डन बन जाता है और हमें दिखाया जाता है 6 ग्रेट हेल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर और डीमोन्स मौजूद होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हम काफी सारे ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरी सिटी के अंदर तबाही मचा रहे होते हैं और इंसानों को मार रहे होते हैं। और हमारा हीरो जिया उसको अपने दोस्त द्वारा ही धोखा मिला क्योंकि उसका जो दोस्त था 6 ग्रेट हेल टोकन के लिए जिया को मारने लगता है। लेकिन इस मुश्किल अवस्था पर भी जिया को अपनी बहन जिया विन के बारे में ही चिंता थी। वहीं पर उसका दोस्त 6 ग्रेट हेल टोकन को यूज करते हुए कहता है तुम्हारी बहन पहले से ही काफी सारे ज़ॉम्बीज का शिकार बन चुकी है क्योंकि उसने मुझे अपना टोकन देने से मना किया। लेकिन सच में उसका ब्लड तो वाकई में काफी ज्यादा यूजफुल था। और इतने में ही वहां पर एक स्ट्रंग एसोरियर आ पहुंचता है और उन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाता है जिसकी वजह से वहां पर काफी जोर का धमाका होने लगा। वहीं पर जिया फिल्म के अंदर जल रहा होता है। वो काफी दर्द में कहता है अगर मुझे एक और लाइफ मिलता तो मैं बिल्कुल भी उन लोगों को यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ता। अब अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक बेडरूम के अंदर एकदम सही सलामत पाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो गया क्योंकि उसके शरीर में ना तो कोई घाव का निशान था ना तो कोई आग। अब वो अपने सेल फोन पर करंट डेट को देखता है जहाँ पर 2028 जुलाई 1 तारीख चल रहा होता है। अब उसे पता चलता है वो अब दोबारा एपोकलिप्स स्टार्ट होने से 3 दिन पहले वापस आ चुका है। अब वो मिरर के पास जाकर खुद को देखता है तो उसके एक आंखों पर फ्लेम निकल रहा था। वो सोचता है जब मैं जलकर मरने वाला था शायद ये उसी का फायर सीट है। और वो कपड़े पहनकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो खुद से ही कह रहा होता है यहाँ पर किसने सोचा होगा कि 3 दिन के बाद ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये एपोकलिप्स की वजह से काफी सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे और फिर ये अजीब तरह के गॉड्स भी यहाँ पर अपीयर होंगे। यहाँ तक कि कुछ इंसानों को भी पावर्स मिलेगी लेकिन वो समय रहते ही उसे संभाल नहीं पाएंगे और ये सिटी एक नरक बन जाएगा और इंसान भी डिमोन्स में बदल जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड रोलियन और मेरा बेस्ट फ्रेंड सीजिन दोनों ने मुझे धोखा दिया। अब इतने में ही उसको रोयालन का कॉल आता है। जियान कॉल उठाता है तो उधर से आवाज आता है आखिरकार तुमने इतना स्लोली मेरा कॉल का आंसर क्यों दिया? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे हो? जिया खुद से कहता है अगर उसे कोई बात अच्छा नहीं लगता है तो वो हमेशा मुझे ब्रेकअप करने की धमकी देती है। मैं अपने पास्ट पर बस उसे मनाने की कोशिश करता रहता था लेकिन अब मुझे यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जवाब देता है हाँ मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद रोयलन पूछती है तुम क्या बोल रहे हो? जहाँ पर जियान बताता है मैंने कहा कि अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मैं तुम्हारा सेवा कर करके यहाँ पर थक चुका हूँ और मैं ज्यादा समय तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ रोयालैन अपने घर पर एक दूसरे लड़के के साथ में होती है। वो काफी गुस्से में अपना फोन फेंकते हुए कहती है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ब्लॉक करने की है? सीजुन कहता है शायद उसको हम दोनों के बारे में पता चल गया होगा। रोयालैन बताती है ये नहीं हो सकता। वो पागल हमेशा दिन भर मेरे पीछे लगा रहता है। अगर मैं उसको इस साइड पर जाने के लिए बोलूंगी तो वो उस साइड पर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सीजन बताता है तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत हो। अभी अभी मुझे मेरे घर से एक मैसेज आया। उन्होंने कुछ एंशियंट फैमिली की विरासत जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में हो उसे इकट्ठा करने के लिए बताया है क्योंकि कुछ समय के बाद यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है। और ये सुनने के बाद रोयालैंड बताती है जियायान के पास भी एक फैमिली टोकन है। हालांकि वो काफी ज्यादा खराब है लेकिन जरूर वो 100 सालों से तो पुराना ही होगा। अब सीजन पूछता है तो फिर वो चीज अभी कहाँ पर है? जहाँ पर रोयालैन बताती है कि वो जियायान की बहन के पास है। जियायान जब शांत हो जाएगा जरूर मेरे पास आएगा तब मैं उससे वो टोकन मांग लूंगी। दूसरी तरफ जिया अपनी बहन जियायुन के पास आकर उससे वो टोकन मांग लेता है। जियायुन पूछती है आपको अचानक से ये चीज क्यों चाहिए और यहाँ तक कि आप टैक्सी में 30 किलोमीटर दूरी तय करके इतने जल्दी आए हो? क्या आज आप काम पर नहीं गए? और साथ ही साथ में आपकी आंखों पर क्या हुआ? जहाँ पर जिया पूछता है क्या तुमको अपने भाई पर भरोसा है? जियायुन उसको गले लगाती हुए हाँ पर जवाब देती है। जिया उसको स्कूल पर वापस जाके सामान पैक करके वापस आने के लिए कहता है तो जियायुन भी बिना कुछ बोले वहां से सामान पैक करने के लिए चले जाती है।
जिया खुद से ही कहता है, इस बार मुझे जैसे भी करके जियाओयन को सेफ रखना होगा। और वो उस टोकन को बाहर निकाल के अपने आई पावर को उसमें यूज करता है, जिसकी वजह से वो टोकन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। और जिया उस जगह से टेलीपोर्ट होकर सिक्स ग्रेट हेल के अंदर पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और स्कैरी होता है। वहाँ पर हम एक टावर को भी देखते हैं, जिसके अंदर मोस्टर और डीमोस मौजूद होते हैं। जिया उनको देखते हुए बताता है, सच में ये तो काफी ज्यादा स्कैरी है। अब अचानक से टावर के अंदर से काफी ज्यादा लाइटिंग बाहर निकलने लगता है। अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? जिया उसको देखते हुए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? लड़की बताती है, मेरा नाम सुडाजी है। और वो जिया को हेल प्रिजन वार्डन कहकर उसे ग्रीट करती है। अब हमें बताया जाता है, हजारों साल पहले इमोर्टल इम्पेरर ने 12 इम्पेरर्स को इकट्ठा किया ताकि वो डिमोन सप्रेसर टावर को बना पाए, जिसको हम सिक्स ग्रेट हेल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर कई सारे जुर्म करने वाले जानवर और गॉड्स को फेंक दिया गया। और अब वो दिन रात सॉल बर्निंग हेवनली लाइटिंग का सामना करते हैं। और जियाओ के हाथ में जो टोकन है, केवल वही सिक्स ग्रेट हेल के दरवाजा को खोल पाता है। और जिया पूछता है, तो फिर इसी वजह से तुमने मुझे इस प्रिजन का वार्डन कहकर बुला रही थी? अब सुडाजी कहती है, क्या तुम अंदर जाके वहाँ पर कैदी को देखना चाहती हो? मैं आपको चलते समय इसके बारे में और भी चीजें बता दूंगी। अब जिया भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहाँ पर प्रिजन के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर उनके तरफ कुछ अटैक आने लगता है, लेकिन जियाओ अपने आई पावर की मदद से उस अटैक को नलीफाई कर देता है। उसके आई पावर को देखने के बाद सुडाजी कहने लगती है, तुम्हारी आंखों पर तो सच में फायर सीट फिल्म मौजूद है। शायद इसलिए मरने के बाद भी तुम अपने लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करने में कामयाब हुए थे। और जिया पूछता है, क्या तुम ही वो लड़की थी जो मेरे पिछले लाइफ पर मरते समय बात कर रही थी? और सुडाजी कहती है, जिया फैमिली और मेरे बीच में काफी ज्यादा गहरे बॉन्ड है। सिक्स ग्रेट हेल के गाइड स्पिरिट के रूप में तुम एक फ्रेंड के हाथों से मारे जाओगे, मैं ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब तुम मरते समय गुस्से में थे, उसके वजह से ही तुम अपने फ्लेम एबिलिटी को अवाकन करने में कामयाब रहे हो, जो कि अब एक फायर सीट में बदल चुका है। और जिया उस फ्लेम को देखते हुए कहता है, तो फिर मैं इसके वजह से रिबर्न हुआ और मैंने यहाँ पर एपोक्लिप्स आने से पहले ही अपने पावर्स को अवाकन कर लिया है। अब इस बार सब कुछ अलग होने वाला है। और वो सुडाजी को रास्ता लीड करने के लिए कहता है। अब अंदर जाते हुए सुडाजी बताना चालू करती है कि सिक्स ग्रेट हेल पूरे 5 लेयर्स में विभाजित है और तुम्हारे करंट सॉल पावर से तुम केवल लो लेवल के डोर को ही ओपन कर सकते हो, क्योंकि हाई लेवल पर काफी भयानक क्रिएचर बंद पड़े हैं, जिसके लिए तुम्हें अपने सॉल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तुम उनका सामना कर पाओगे। अभी केवल तुम इसी सेक्शन पर देख सकते हो। अब इतने में ही जिया को एक प्रिजन के अंदर एक बीच दिखाई देता है। वो बताता है, ये तो देखने से बीच सीजन जैसा लगता है, जो कि मेरे पिछले लाइफ पर मेरा सवार था। अब इतने में ही बीस्ट काफी जोर से कराता है। हम देखते हुए वो तो एक भालू होता है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने जैसे सोचा था, हमारा न्यू गार्डन तो काफी छोटे है, हम सदियों सालों से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप बस मुझे बता देना। अब उसको इस तरह से बात करता हुआ देखकर सुडाजी उसको किक मारते हुए कहती है, पहले तो तुम वार्डन को देखकर बहुत ही ज्यादा करा रहे थे, लेकिन वो भालू तो जिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा रहा था। अब जिया दोबारा दूसरे प्रिजन पर जाता है, जहाँ पर 1000 साल पुराना एक डीमन किंग होता है। जिया यहाँ पर उसको भी पहचान लेता है, जिसका नाम लेजेंजी रहता है, जिसको देखने के बाद सुडाजी कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वार्डन ने उसको पहचान लिया। हमें बताया जाता है, इस दुनिया पर मोस्टर को सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेग और बियॉन्ड करके 6 रैंक में बांटा गया है। और अभी जिया लो लेवल डीमन सप्रेसिंग टावर पर है, जहां पर जनरल लेवल के क्रिमिनल को बंद करके रखा गया है। और हाई लेवल पर आप जाओगे तो वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग मोन्स्टर मौजूद है। कहा जाता है कि वहां पर सेक लेवल की इमोर्टल क्रिमिनल भी होते हैं। मैंने सुनी थी कि इस दुनिया पर गॉड लेवल के प्राणी भी मौजूद थे, इसलिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा ताकि आप बहुत ज्यादा लेवल पर पहुंच के पूरे प्रिजन को कंट्रोल कर सको। जिया बताता है, ऐसा लगता है जितना मैंने सोचा था, ये टावर उससे भी ज्यादा फॉर्मिडेबल है। यहाँ पर जनरल लेवल के बीस्ट जो कि लोएस्ट लेवल पर आते हैं, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि टॉप फ्लोर में तो कितना ज्यादा खतरनाक मोस्टर होंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कितना ज्यादा स्ट्रांग है।
आखिरकार फ्यूचर में उनको मेरा ही एक पावर का हिस्सा बनना है। इस बार के एपोकलिप्स पर मैं जरूर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला हूँ। अब सुडा जी बताती है, फिलहाल के सोल पावर के हिसाब से आप रीजन के बहुत अंदर तक आ चुके हो। अगर आप और भी ज्यादा अंदर नेक्स्ट टेबल पर जाना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम एंटीक्यू स्ट्रीट को देखते हैं, जहाँ पर जिया उस जगह से निकलकर यहाँ पर आ चुका था। वो खुद से ही कह रहा होता है, मेरे पिछले लाइफ पर किसी को यहाँ पर एक बंधी हुई इमोर्टल रस्सी मिल गई और वो एक इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी वाला बन गया। जहाँ तक कि मुझे पता है वो ट्रेजर अभी भी इसी जगह पर होना चाहिए और वो चीज मेरे फायर सीड आंखों से तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। अब हम वहीं पर सम फैमिली के हेड सोंगटियान और इलर हुआन को भी देखते हैं। वो जियायान को देखते हुए कहते हैं, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो फिर अपने बेटे की बातों को याद करता है जो बता रहा था जियायान एक फुलिश और लोयल लड़का है, उसे मैनिपुलेट करना सच में काफी ज्यादा आसान है। और सोंगटियान कहता है, मैं उसको पहले से ही जानता हूँ, इसलिए उसे देखने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर एंशियंट चीजों को ढूंढना चालू करते हैं। इल्डर हुआन बताता है, आप बिल्कुल भी चिंता ना लो, मैं अपने स्किल की मदद से अच्छी चीजों को काफी आसानी से पता कर लेता हूँ। अब उनको वहाँ पर एक सामान दिखाई देता है, लेकिन वो उस सामान को पकड़ पाते उससे पहले ही जिया जाकर उस सामान को प्राइस पूछ लेता है। जहाँ पर शॉपकीपर बताता है, ये जो तुम्बा है मिंग डायनास्टी का है, जिसका अमाउंट पूरा 10,000 है। जिसको सुनने के बाद जिया कहता है, 10,000 तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और वो उस सामान को काफी अच्छी तरह से देखने लगता है। साथ ही साथ में वो उस लौकी में लगाया गया रस्सी भी निकाल रहा होता है। वो उस शॉपकीपर को लौकी दिखाते हुए बताता है, इसमें तो यहाँ पर क्रैक पड़ा हुआ है, इसलिए इसका प्राइस केवल 100 युआन तक ही हो सकता है। जिसको सुनने के बाद शॉपकीपर उसको अपनी दुकान से बाहर भगा देता है। अब दोबारा इल्डर हुआन आगे आकर उस सामान को देखने लगते हैं। वहीं पर जियायान को वो रस्सी मिल गया था, जो कि एक मैजिकल इमोर्टल रस्सी होता है। अब वो उसको अपने जेब पर रखते हुए कहता है, चलो अब हम उन लोगों को देखते हैं। मेरे पिछले लाइफ पर संग फैमिली ने ही जियाओयुन को पकड़ा हुआ था। उन्होंने केवल टोकन को ही नहीं चुराया, साथ ही साथ में उन्होंने जियाओयुन का ब्लड सेक्रीफाइस भी दे दी है। लेकिन मैं इस बार उन लोगों को इतनी आसानी से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इल्डर हुआंग उस लोकी को देखते हुए कहता है, इसमें तो स्पिरिचुअल ओरा मौजूद है, इसका मतलब ये एक एंशिएंट आइटम में से एक है। अब सोंगटियान शॉपकीपर से उसका प्राइस पूछने ही वाला होता है कि तभी जिया आकर कहता है, अंकल संग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप यहाँ पर सड़क पर एंशिएंट आइटम को देखने के लिए आए हो? और सोंगटियान भी जिया से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हें भी एंशिएंट आइटम पर इंटरेस्ट होगा। मैंने सुना था कि तुम्हारे फैमिली के पास भी एंशिएंट इनहेरिटेंस मौजूद है। मैं तुमसे इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। अब जिया काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है, आपका फैमिली तो काफी ज्यादा रिच है, लेकिन आप जैसे अमीर लोग यहाँ पर बस एक लौकी को खरीदने के लिए क्यों आए हो? क्या ये लौकी सच में इतना ज्यादा कीमती है? अब ये सुनने के बाद वहाँ पर काफी सारे लोग आ पहुँचते हैं। एक आदमी शॉपकीपर को कहता है, तुम इसका प्राइस 10,000 बता रहे थे, मैं यहाँ पर 12,000 देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा इंसान सीधा 20,000 की बोली लगा देता है, जिसको देखने के बाद तो संगठियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अब वहाँ पर लोग उस लौकी पर बोली लगाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से संगठियान को 10,000 का सामान पूरे 70,000 देकर खरीदना पड़ता है। वहीं पर जियायान उन लोगों की मजे ले रहा होता है। संगठियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, इसका असली प्राइस 10,000 है, लेकिन इस जियायान की वजह से हमें इतना ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। अब जियायान संगठियान के पास आकर पूछता है, आप कह रहे थे कि आप मेरी फैमिली इनहेरिटेंस को जानना चाहते हो। अब संगटियान भी हाँ पर जवाब देते हुए कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास तुम्हारे फैमिली एंशिएंट टोकन मौजूद है, क्या तुम मुझे उसको दिखा सकते हो? जहाँ पर जियायान भी हंसते हुए उनको वो टोकन दिखा देता है, जिसको देखने के बाद इल्लर हुआन को पता चलता है ये तो एक ट्रेजर है। वो पूछता है, क्या मैं इसको नजदीक से देख सकता हूँ? जहाँ पर जियायान उस टोकन को रखते हुए कहता है, ये मेरा फैमिली एंशिएंट टोकन है, इसलिए मैं इतनी आसानी से इसको कैसे दिखा सकता हूँ? अब संगटियान हंसते हुए कहता है, तुम और सुजिन तो काफी अच्छे दोस्त हो, क्या तुम अपने अंकल को भी ये दिखा नहीं सकते? जहाँ पर जियायान उस जगह से जाते हुए सुजिन को पहचानने से मना कर देता है। अब संगटियान उसे रोकते हुए कहता है, तुम दोबारा उस टोकन को दिखाने के बदले में क्या चाहती हो? जहाँ पर जियायान
अपने फोन पर स्कैनर दिखाते हुए 10,000 पैसे मांगता है। उसके बाद वो 5 मिनट के लिए वो टोकन उन्हें देखने के लिए दे देगा। वो बताता है अगर आप लोग पैसे देना नहीं चाहते हो तो मैं इस जगह से जा रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद संगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि संगटियान और इल्डर हुआन जियायान से उसके फैमिली टोकन को मांगते हैं, लेकिन जियायान उनको टोकन दिखाने से साफ साफ मना कर देता है। वो बताता है कि अगर तुम मुझे 10,000 युआन दोगे तो मैं 5 मिनट के लिए ये तुम्हें दे सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद संगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया था। वो जिया के बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो जिया भी अपने टोकन को इल्डर हुआन की तरफ उछाल देता है और फिर साइड पर आके काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचने लगता है पहले मुझे पानी और खाना खरीदना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेट हिल प्रिजन के अंदर तो काफी सारा जगह पड़ा है, तो मुझे सप्लाईज को कहाँ पर स्टोर करना चाहिए। सुडा जी बताती है आप सामान को कहीं पर भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रखा गया सामान कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं बस कुछ चिकन खा सकती हूँ। जिया अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है अब मुझे समझ आया कि यहाँ पर फॉक्स को भी चिकन खाना पसंद है। अब वहाँ पर पानी, चावल, सब्जियां और जानवर को भी खरीदने का प्लान बना लेता है, लेकिन इतने सारे सामान खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अब वो संगटियान को बताता है यहाँ पर अब पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, क्या आप और भी टाइम खरीदना चाहते हो। अब संगटियान जियान से पूछता है क्या तुम ये टोकन मुझे बेच सकते हो, जहाँ पर जियान भी हाँ पर जवाब देता है। जिसको सुनने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन जब जियान उसका प्राइस 10 मिलियन बताता है तो वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जियान अपने टोकन को लेते हुए बताता है इसमें गलत क्या है, मुझे पता है कि ये टोकन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए ये जरूर कोई एंशियंट आइटम हो सकता है और 10 मिलियन उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। इल्डर हुआन संगटियान से कहता है वो टोकन सच में एक एंशियंट आइटम है जिसका प्राइस कम से कम 500,000 तक हो सकता है, लेकिन वो तो उस टोकन का प्राइस बहुत ज्यादा कह रहा है, हम उसके साथ बात करके 100,000 में उसको खरीद सकते हैं। लेकिन संगटियान उनकी बातें नहीं सुनता और फिर उनको वहां से भेज देता है। और फिर आपने बेटे सीजुन को कॉल करके आपने क्लैन के मेंबर को इकट्ठा करके जियायान और उसकी बहन को ढूंढकर अपने पास लाने के लिए कहता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा था तुमने यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की है, मेरे एंसेस्टर ने मुझे केवल एंशिएंट आइटम को ही ढूंढने के लिए नहीं कहे थे, उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए एक लड़की को भी तैयार करने के लिए कहे थे। पहले तो मुझे इसके बारे में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तुमने यहाँ पर खुद अपनी मौत को पुकारा है। वहीं पर जियायान हंसते हुए खुद से ही कह रहा था तो आखिरकार तुमने मुझे मारने का योजना बना लिया है, ये तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया हुआ, मुझे डर था कि तुम यहाँ पर कोई भी कदम उठाने वाले नहीं हुआ। बहुत बुरा हुआ कि मैंने तुमसे और भी पैसे नहीं वसूले, लेकिन यहाँ पर तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके अपना सारा कर्जा वसूल कर लूंगा। दूसरी तरफ जिया यून अपने भाई का इंतजार कर रही थी। जिया वहाँ पर आ पहुँचता है तो जिया यून कहती है अब मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ, इसलिए हमें इस जगह से जाना चाहिए। और वो दोनों उस जगह से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उतने में ही वहाँ पर जियाउन की टीचर बाइसीन आकर उन दोनों को रोकती हुई जियाउन को बताती है आखिरकार तुम अचानक से स्कूल को छोड़कर क्यों जा रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कल से तुम्हारा एग्जाम चालू होने वाला है जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जिया आगे आते हुए बताता है मैंने ही जियाउन को घर पर आने के लिए कहा है, इसलिए आप माफ करना क्योंकि उसको अभी स्कूल से छुट्टी लेने की जरूरत है। और मिस बाइसीन उससे पूछती है क्या तुम उसके भाई हो, तुम्हें पता भी है जियायुन हमारी क्लास की टॉप स्टूडेंट है, मैंने सुनी थी कि उसके पेरेंट्स कुछ समय पहले गुजर गए थे और उसका भाई उसका ख्याल रखते हुए आया है, इसलिए मैंने सोची थी कि उसका भाई एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोची थी कि वो इतना ज्यादा केयरलेस होगा। मैं जियायुन की होम रूम टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उसको स्कूल से नहीं ले जाने दूंगी क्योंकि आगे उसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, मैं इस तरह से उसका फ्यूचर बर्बाद होने नहीं दे सकती है। अब जिया कहता है ये इतना ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है, वो तो बस कुछ काम निपटाने के लिए घर पर जा रही है। अब यहाँ पर मिस बाइसियन काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार स्टडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है, यहाँ पर जब तक ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने के कागार पर नहीं आता तब तक स्कूल भी बंद नहीं होना चाहिए।
उसके मुंह से ये सुनने के बाद तो वहां पर जिया और जियाओयुन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिया मिस बाई सीन के पास जाकर बताता है, आप सच में एक काफी अच्छी टीचर हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एडवाइस देता हूँ। जब आप इस जगह से चले जाओगे तो आपको यहाँ पर फूड, वाटर और मेडिसिन इकट्ठा करना चाहिए। साथ ही में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेन किलर को भी तैयार कर लेना, ताकि आने वाले खराब समय पर आपको कुछ मदद मिल सके। इतना कहकर वो अपनी बहन को ले जाकर उस जगह से चले जाता है। वहीं पर मिस बाइसियन काफी ज्यादा हैरान सोच रही थी, क्या उसने मुझे सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए कहा है? इसका मतलब उसने कहा कि ये दुनिया सच में खत्म होने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो, मैं बस चाहती हूँ कि जियायुन हमेशा खुश रहे। दूसरी तरफ वो दोनों अपने घर पर वापस आ चुके थे। जियायुन अपने भाई से पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है? जहाँ पर जिया यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता ना लो, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लूंगा। और फिर वो उसके गले पर टोकन लगा देता है और बताता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा ओपन मत करना। जहाँ पर जियाउन भी कहती है, मैं आपके लिए डिनर तैयार करके रखती हूँ, इसलिए आप जल्दी वापस आना। अब जिया बाहर जाते हुए खुद से ही कहता है, अब टोकन जियाउन के पास है, इसलिए मैं किसी भी समय उसका पता कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। और वो लिफ्ट से होकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर रोयल एन सीजुन से बात कर रही थी। उसे पता चलता है जिया की बहन स्कूल पर नहीं है, इसलिए वो सीजुन को जिया के घर पर बुलाती है ताकि वो पहले जिया को पकड़ पाए। अब जिया यून उसके सामने से ही बाहर जाने लगता है तो रोयल एन उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे याद किया? सीजुन ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ पर आता ही होगा। लेकिन जिया उसको साइड पर धक्का देते हुए वहां से जाने लगता है, जिसको देखने के बाद रोयल एन पूछती है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो, तुम बच्चों की तरह हरकत ना करो, मुझे पता है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है। अब दोबारा जियायान उसको धक्का देते हुए बताता है, मैं जब भी ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन में था तब मुझे काफी ज्यादा खराब फील आता है, इसलिए तुम जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहो। रोयलन दोबारा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम इतना ज्यादा पागल मत बनो। अब जिया वहां से बाहर आते हुए कहता है, किसका चेहरा यहाँ पर जमीन पर गिर गया है, इससे पहले कि कोई इस पर कदम रख दे बेहतर होगा कि इसे उठा लो। अब दोबारा रोयालान चिल्लाती हुई कहती है, आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो, जल्दी वापस आ जाओ। जिया जवाब देता है, मैं यहाँ पर अपना घर बेचने जा रहा हूँ। रोयालान उसके पीछे आते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तुम घर बेचने जा रहे हो? क्या तुम्हारा एक ही घर नहीं है? और तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा वेडिंग हाउस है। जिया हंसते हुए बताता है, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इसको बहुत ही चीप प्राइस में बेचने जा रहा हूँ। क्या तुम इसको खरीदना चाहती हो? अब रोयल सोचने लगती है, आखिरकार अचानक से उसको क्या हो गया। पहले तो वो इतना ज्यादा कोल्ड बन चुका है और अब फिर अपना घर भी बेचने जा रहा है, और ये जो घर है एक प्राइम लोकेशन पर है, जिसका कीमत पूरे 3 मिलियन तक हो सकता है। अगर उसके पास एक घर नहीं होता तो मैं उसके साथ में डेट क्यों करती। अब वो हंसते हुए जिया से पूछती है, तो फिर तुम कितने में इसको बेच रहे हो? जहाँ पर जिया कहता है, मेरा फाइनल ऑफर 1 मिलियन है। रोयल काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में घर बेच रहा है, ऐसा लगता है वो सच में मुश्किल पर है, इसलिए वो इस घर को बेच रहा है। अब जिया पूछता है, अगर तुम्हें लेना है तो जल्दी बताओ, अगर मैं एजेंसी में जाऊंगा तो मुझे और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। रोयलन कहती है, मैं खरीदना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं है, ऐसा करो मैं अभी 3 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगी और जितने भी पैसे बचेंगे वो बाद में दे दूंगी। जहाँ पर जिया कहता है, क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? यहाँ पर पूरे मिलियन की बात हो रही है। अब यहाँ पर रोयलैंड के दिमाग पर एक आइडिया आता है, वो खुद से ही कहती है, सीजन जल्दी ही उसे मारने के लिए लोगों को लेकर यहाँ पर आ रहा है, ऐसे भी जियायान यहाँ पर मरने ही वाला है। यहाँ तक कि अगर मैं उसे मिलियन सीवांस भी दे दूंगी तो वो मुझे बाद में सारा पैसा वापस कर देगा। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज तो अभी उसके साथ ट्रिक करके घर को अपने नाम पर ट्रांसफर करना है। अब वो जिया को बताती है, तो फिर चलो अब हम रियल एस्टेट के ऑफिस पर चलते हैं। अब वो कुछ समय के बाद रियल एस्टेट ऑफिस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रोयल एन अपने मॉम से बात करके अपने घर के सारे सेविंग मांग लेती है और काफी ज्यादा खुश होते हुए बता रही थी वो सभी पैसे जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अब जिया पूछता है, क्या पैसे का इंतजाम हो गया है? तुम मुझे सारा पैसा ट्रांसफर कर दोगी तो मैं यहाँ पर साइन कर दूंगा। अब रॉयल एंड भी सभी पैसे जिया के बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर देती है। साथ ही में वो कह रही थी, मैं आशा करता हूँ कि तुम इन पैसे स्पेंड करने के लिए जिंदा भी बच पाओगे। वहीं पर जिया काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था, जब एपोकलिप्स का समय शुरुआत होगा उस घर का वैल्यू ऐसे भी खत्म हो जाएगा।
और बिना इस 1 मिलियन के तो तुम यहाँ पर सरवाइव भी नहीं कर पाओगी है, और ये तुम्हारा एक आखिरी चांस था। दूसरी तरफ रॉयल एन काफी ज्यादा खुश होते हुए हंस रही थी और वो कहती है, आज मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए हम तुम्हारे घर पर जाके इसे सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पर जिया भी खुशी खुशी हाँ पर जवाब देता है। वहीं पर दूसरी तरफ सीजन भी जिया के घर की तरफ ही जा रहा था। साथ ही में उसे ये भी पता चल गया था कि जिया यान ने अपनी बहन को आफ्टरनून पर ही घर पर ले आया था। और वो अपने साथी को बताता है, जिया आने से पहले ही हम उसके घर पर जाके उसकी बहन से बात करते हैं। वहीं पर जिया यून अपने भाई के लिए डिनर तैयार कर रही थी, लेकिन तभी उसके गले का टोकन ग्लो करने लगता है। और फिर इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अब सीजन और वो लड़के वहां पर जाके डोर को नॉक करते हैं। सीजन कहता है, तुमसे मिलने के लिए ब्रदर सीजन आया है, तुम जल्दी डोर को ओपन करो। अब जिया उन पूछती है, आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि ब्रदर जिया तो अभी घर पर नहीं है। सीजन हंसते हुए बताता है, मुझे पता है, लेकिन तुम पहले दरवाजा खोलो क्योंकि बाहर काफी ज्यादा गर्म है। और तुम्हारा भाई हॉट फूड इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए बाहर गया है, उसी ने तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। जियाओयुन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसको अपने भाई के बारे में याद आता है। उसने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। वो सीजन को बताती है, आप मेरे भाई आने तक का इंतजार करो। जिसको सुनने के बाद सीजन काफी जोर जोर से डोर को नॉक करते हुए कहने लगा, क्या तुम सच में मजाक कर रही हो, और इस तरह से तुम मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर रही हो। तुम जल्दी दरवाजा खोल के मुझसे बात करो। लेकिन यहाँ पर जियाओ यून दरवाजा खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और वहाँ पर सीजुन के साथ में आए हुए लड़के उस डोर के लक को तोड़ने में लग जाते हैं। तो सीजुन जियाउन से पूछता है, क्या तुम्हारा फैमिली टोकन तुम्हारे पास है, जहाँ पर जियाउन भी हाँ पर जवाब देती है। जिसको सुनने के बाद तो सीजुन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो थोड़ी देर में ही दरवाजा तोड़कर अंदर जाके जियाउन को पकड़ लेते हैं। सीजुन जियान को गाली देते हुए बताता है, तुम्हें पहले ही दरवाजा ओपन करना चाहिए था। वो उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अब मेरे पास ये टोकन और जियायुन दोनों है, इसलिए जिया को तो मेरे पापा के सामने घुटने टेक कर माफी मांगना ही पड़ेगा। अब जियायुन चिल्लाती हुए पूछती है, आप मेरे भाई के दोस्त होकर भी ये सब क्यों कर रहे हो। सिजुन ने हंसते हुए बताया कि उसने जिया के साथ में इसलिए दोस्ती किया था क्योंकि जिया उसकी हर बातों पर भरोसा किया करता था। साथ ही में मेरे पास बहुत सारे शर्मनाक रहस्य है, अगर उनका सच सामने आएगा तो मेरा दोस्त लेने के लिए मुझे किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। जिसको सुनने के बाद तो जियायुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। सीजन दोबारा बताता है, अगर जिया नहीं होता तो मैं रोलैंग को कभी भी नहीं जानता। सच में उसका टेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है। जियायुन चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन सीजुन उसके गाल पर स्लैप कर देता है और बताता है, अगर तुम इस तरह से चिल्लाती रहोगी तो मैं तुम्हारे मुंह को यहाँ पर सील दूंगा। दूसरे लड़के ने कहा, तुम इतने छोटी उम्र में ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और वो लोग वहाँ पर जियायुन को परेशान करने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो बताती है, क्या तुम लोगों ने कभी वाइनपुल मीट फॉरेस्ट के बारे में सुना है। अब अचानक से वहाँ पर कुछ एनर्जी चमकने लगा। वो सभी लड़के अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ में एक एक लड़की मौजूद थी। वो एक पूल के अंदर मजे कर रहे थे। उनको तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ लड़की बारबेक्यू लेकर सीजन को खिला देती है। सीजन तो कह रहा था, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ। वो लड़की पूछती है, क्या आपको ये मीट डिलीशियस लगा, जहाँ पर सीजन बताता है, सच में ये मीट तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वो लड़की हंसते हुए बताती है, क्योंकि ये जो मीट है आपके खुद का है, अब आप यहाँ पर आप नहीं टेस्ट ले रहे हो। जिसको सुनने के बाद तो वो सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर जो पूल था वो भी पूरे ब्लड ही ब्लड हो जाता है। साथ ही में एक लड़के का दिल भी वहाँ पर गायब हो गया था। मतलब अभी जो वो बारबेक्यू खा रहे थे वो उसी लड़के का दिल था। वो लोग रोते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ये किस तरह का वाइन पूल है, जो कि सच में साफ साफ एक हेल की जैसा ही लग रहा है। वो लड़की पूछती है, क्या आप लोग यहाँ पर हमारे मेनू से सेटिस्फाइड नहीं हुए है, अब आप यहाँ पर किसके हाथ को खाना चाहते हो। क्या आप बोजिकाओ के मीट को या तो फिर लोयल मिस्टर की आंखें खाना चाहते हो। वहाँ पर रूम के अंदर उन लोगों को उस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर तो जियाओ इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर वो इस तरह से क्यों
क्यों चिल्ला रहे हैं। वहाँ पर वो लड़के अभी भी भूत भूत कह रहे होते हैं। सीजन कहता है आखिरकार एक घोस्ट कहाँ से आए हैं, हमने यहाँ पर पहले भी काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन हम इस चीज से इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं। ऐसा लगता है ये सब इसी टोकन की वजह से हुआ था। अब उस टोकन को बाहर निकाल कर कहता है तुम एक बेकार टोकन हो, अगर तुम्हारे अंदर सच में इतना ही ज्यादा हिम्मत है तो मुझे यहाँ पर मार डालो। अब अचानक से वो टोकन ग्लो करने लगा। उसमें से एक इविल हैंड बाहर आके सीजन के फेस पर स्क्रैच कर देता है, जिसके वजह से सीजन के हाथ से वो टोकन गिर गया। क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो टोकन रिंगते हुए दरवाजे के पास चले जाता है। तभी वहां पर जियायान भी आ पहुंचा। वो उस टोकन को उठाते हुए कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। वहीं पर सीजुन को उस हालत पर देखकर रोयालान उसके पास जाकर पूछती है क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। सीजुन ने अपने लड़के को बताता है कि वो जो टोकन है उसके अंदर डीमोन है और वो टोकन एक ट्रेजर है, इसलिए तुम जिया को यहाँ से जाने मत दो। अब वो लोग जिया के ऊपर अटैक करने के लिए एक ही साथ में उसके तरफ चले जाते हैं। सुराजी जिया को बताती है टोकन के सोल पावर को अभी अभी यूज किया गया है, ये सब लेजिन जी की गलती है, उसने अपने क्लॉज को यूज कर लिया। मरना में तो यहाँ पर काफी लंबे समय से उन्हें कंट्रोल कर रही थी। जिनजी ने बताया कम से कम मैंने खुद को तो यहाँ पर उनके सामने नहीं दिखाया। जिया ने बताया अगर तुम बाहर आ जाते तो तुम इस घर को पूरी तरह से दबा कर देते। अब वो सीजुन को बताता है यहाँ पर अब ये सिचुएशन तुम्हारे हाथों पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब यहाँ पर अपने एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। अब वो अपने आई पावर को यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर सभी लड़के जलने लग जाते हैं। वो तो दर्द से कराने लगते हैं। कुछ लड़के तो बाथरूम पर जाके नहाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो आग नहीं निभ रहा था। वो लड़के वहां पर जलकर मारे जाते हैं। वहीं पर सीजुन और रोयालैन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। सीजुन जिया से पूछता है क्या तुम्हें मैजिक आता है। जियान उनके तरफ जाने लगा, जिसको देखने के बाद रोयालैन कहने लगती है तुम हमारे पास मत आओ, और सीजन तो तुम्हारा भाई जैसा ही है। अब हम यहाँ पर अपने पुराने फ्रेंडशिप को दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब जिया कहता है अब तुम यहाँ पर हमारे दोस्ती की बात कर रहे हो, तुम पहले आकर मेरी बहन को पकड़ोगे और फिर मेरे टोकन को चुराने की कोशिश करोगे। और ये बदतमीज लड़की रोयालैंड के बारे में तो मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहता, वो तो तुम्हारे साथ में ही रहती है, मुझे उसके बारे में तो सोचकर भी उल्टी आ जाती है। और अब तुम चाहते हो कि मैं अपने पुराने फ्रेंडशिप को याद करूँ, यहाँ पर तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो। सीजुन हंसते हुए बताता है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, ये सब हमारे बीच का गलतफहमी है। अब वो रोयालैंड को जिया की तरफ भेजते हुए कहता है तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें तो उसके पास जाना चाहिए। साथ ही में उसने अपने दूसरे हाथ पर एक नाइफ को पकड़ कर रखा हुआ था। दरअसल वो जिया को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके उसे मारना चाहता था। अब रोयालैंड भी हंसते हुए जिया के पास आकर कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो, मुझे अब यहाँ पर तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। वो जिया के काफी ज्यादा करीब आकर पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये तुम्हारे पास किस तरह का पावर है, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। अब इतने में ही सीजन मौका पाकर जिया के ऊपर अपने चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जिया को तो पहले से ही इसके बारे में सब कुछ पता था। वो अपने आई पावर से उनके ऊपर भी अटैक कर देता है और बताता है यहाँ पर मैं भी सोच रहा था कि आखिरकार क्यों मैंने फायर पावर को अवाकन किया, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है यहाँ पर इस दुनिया के अंदर काफी सारे खराब लोग हैं, मैं उन सभी को अपने आई पावर को यूज करके खत्म कर दूंगा। अब वहाँ पर सीजन को छोड़कर सभी लोगों को जला के राख कर देता है। अब हम दूसरी तरफ संग फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल को देखते हैं, जहाँ पर टियान संग अपने एंसेस्टर के सामने बैठ के उनका पूजा कर रहा था। जहाँ पर एंसेस्टर ने बताया कि उन्हें यहाँ पर एक अविवाहित लड़की की ब्लड चाहिए। जहाँ पर टियान संग कहता है आप बिल्कुल भी चिंता ना लो, हम जल्दी ही आपके लिए एक लड़की को लेकर आते हैं। एंसेस्टर ने बताया यहाँ पर 3 दिन के अंदर ही ये दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाला है, इसलिए तुम सभी तैयार हो जाओ। जिसको सुनने के बाद तो टियानसंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वहाँ पर अपने लोगों को बताता है तुम जल्दी जाकर बहुत ज्यादा खाना और पानी को परचेस करो, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से सब हुआ तो ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। और सुजिन को यहाँ पर आने दो, उसके बाद हम उस लड़की का भी सेक्रीफाइस दे देंगे। अब इतने में ही वहाँ पर जिया आकर शिजुन की बॉडी को वहाँ पर फेंकते हुए बताता है तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर आ चुका हूँ। सीजुन को उस अवस्था पर देखने के बाद तो टियानसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है आखिरकार तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संग फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल को इस तरह से तोड़ने की।
वो जिया को मारने के लिए अपने लड़के को आगे भेजता है। अब यहाँ पर सभी लोग जिया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अब जिया दोबारा अपने फायर पावर को यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। अचानक से अपने शरीर पर आग लगा हुआ देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिया काफी तेजी से टियान संग के पास जाकर कहता है क्या आपको भी उसी तरह की ट्रीट की जरूरत है। अब यहाँ पर संग टियान एक गन को निकालकर सीधा जिया के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली तो बाहर नहीं आता। जिया एक चुटकी बजाकर उस गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से टियान संग के हाथ में चोट लग चुका था। उसके हाथ से खून आने लगता है। जिया बताता है आपको इस तरह से आग से नहीं खेलना चाहिए। साथ ही में उस फिल्म को देखते हुए सोच रहा था भले ही मेरा अवाकन एबिलिटी फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये फिल्म तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं अभी केवल एक समय में 2 मीटर के रेंज के अंदर केवल 10 फायर बॉल्स को संभाल सकता हूँ। अब टियान संग जिया को एक इविल क्रिएचर कहते हुए अपने एंसेस्टर के पास चला जाता है। अब वो अपने एंसेस्टर से मदद मांगने लगता है। अब वो एंसेस्टर बताते हैं मैं एंशियन स्टार गॉड हूँ और मैं इविल स्पिरिट को तो काफी आसानी से खत्म करता हूँ। वो जिया के ऊपर अटैक करके जिया को पीछे फेंक देता है। जिया के मुंह से तो खून आने लगा। वहां पर जिया ने जितने भी लोगों के ऊपर अपने फायर से अटैक किया था वो एक एक करके सभी हील हो जाते हैं। टियान संग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है यहाँ पर स्टार गॉड वापस आ चुके हैं, इसलिए तुम बिल्कुल भी जिंदा बचकर जा नहीं पाओगे। क्या अब यहाँ पर हमारा हीरो जिया स्टारगढ़ से बच पाएगा, हम आने वाले कहानी में जानेंगे। तो कहानी को सुनते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड को डाल देंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अब स्टारगढ़ को देखने के बाद जियान बताता है मुझे पहले से ही पता था कि संग फैमिली के पीछे किसी का हाथ था, इसलिए मैंने उनसे कुछ एंशियंट सामान और पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि संग फैमिली के पीछे इतना बड़ा हाथ होगा। अब इतने में ही स्टारगढ़ जियान को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। आपने पैर से कुचल कर मारने ही वाला था, लेकिन जियान पीछे जाकर उसके अटैक से बच जाता है। अब यहाँ पर स्टारगढ़ दोबारा अपने हाथों से उसको जमीन पर ही मसल देता है। वहीं पर संग टियान को लग रहा था अब यहाँ पर जियान मारा जा चुका है, लेकिन अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जियान ने प्रिजन के अंदर से बियर को समन कर लिया था। वो हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इतने आसानी से मारा जाऊंगा। अब हमें पता चलता है जब स्टार गॉड जियान के ऊपर अटैक कर रहा था तभी सुराजी उसको बताती है ये जो फायर स्टार गॉड है उसके पास इननेट फायर स्पिरिट है। उसने यहाँ पर अपने फायर एसेंस की मदद से पिछले हजारों सालों में बहुत ही ज्यादा कीमती सोल पावर को इकट्ठा किया है। अब वो यहाँ पर अपने वास्तविक रूप में अर्थ पर आने वाला है। आप यहाँ पर उसको कैप्चर करके उसे एब्जॉर्ब करोगे तो आपका सोल पावर और फायर एबिलिटी दोनों काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं। वहीं पर जियान कुछ सोच रहा था। सुराजी बताती है फिलहाल यहाँ पर ग्रेट इविल टोकन का सोल पावर काफी ज्यादा कम है, लेकिन तुम इस प्रिजन के वार्डन हो जिसकी वजह से तुम गैम्बलिंग कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे पास जीतने के कुछ चांस रहेंगे। जियान पूछता है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। सुराजी कहती है तुम यहाँ पर ग्रेट इविल टोकन के अंदर अपने सोल पावर को डाल के उस स्टार गॉड को हराने के लिए प्रिजन के अंदर से किसी भी एक चीज को सामन कर सकते हो। जियान भी कहता है मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्टार गॉड को पकड़ने में फेल हो जाऊंगा या तो फिर समय रहते ही अपने सोल पावर को रिपेयर नहीं कर पाऊंगा तो सोल टूटने की वजह से मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। अगर ऐसा होगा तो प्रिजन से जिस भी चीज को मैं समन करूंगा वो भागने में कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर सुराजी भी हंसते हुए पूछती है तो क्या आप यहाँ पर गैम्बलिंग करना चाहते हो। जहाँ पर जियान भी यहाँ पर जवाब देते हुए उस टोकन को निकालकर अपने आई पावर को उसके अंदर डाल देता है, जिसको देखने के बाद सुराजी कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जियान बताता है मैंने यहाँ पर इस टोकन के अंदर अपने इमोर्टल फायर को प्लान कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा तो इमोर्टल फायर इस टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस टोकन के बिना इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हेल प्रिजन को खोल नहीं पाएगा और साथ ही में तुम भी यहाँ पर कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे। दरअसल उसे तो यहाँ पर लग रहा था जो भी चीज को वो समन करेगा वो उसे धोखा दे सकता है, इसलिए उसने यहाँ पर ये सब किया था। अब वो यहाँ पर टोकन के अंदर अपने सोल पावर को डालने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हेल प्रिजन के अंदर एक रोशनी आता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर प्रिजन के अंदर जो कोई भी मौजूद था उनको लगता है ये तो बाहर जाने का रास्ता है।
और वो यहाँ पर बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। वहाँ पर जियायान का स्पिरिट दिखाई दिया। वो अब यहाँ पर बैटल को ज्वाइन करने के लिए ब्लैक बियर डीमन को समन करता है और ब्लैक बियर डीमन काफी तेजी से प्रिजन से बाहर निकलने लगा। वहीं पर सुराजी उसको बता रही थी, तुम यहाँ पर बेवकूफी मत करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे वार्डन को कुछ भी होना नहीं चाहिए। और ब्लैक बियर डीमन बाहर आके सीधा स्टारगर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर स्टारगर्ड उसके सामने कुछ भी कर नहीं पाता। यहाँ पर ब्लैक बियर डीमन तो बाहर आने की खुशी में काफी जोरों से चिल्ला रहा था, साथ ही में उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। अब जियायान काफी गुस्से में कहने लगता है, तुम यहाँ पर जल्दी अपना काम चालू करो, क्योंकि यहाँ पर मेरा सोल पावर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ? अब ब्लैक बियर डीमन हंसते हुए बताता है, मैं सच में काफी ज्यादा लॉयल हूँ, आपने यहाँ पर मुझे बुलाकर बहुत अच्छा काम किया। अब वो फिर स्टारगर्ड को बताता है, आखिर 5 एलिमेंट गॉड की हिम्मत कैसे हुई एक माउंटेन गॉड के रास्तों पर टांग अड़ाने की? तुम यहाँ पर जल्दी अपना फायर एसेंस मुझे दे दो। इतना कहकर दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं पर स्टारगर्ड अपने फायर को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक बियर डीमन उसे मुक्का मार के दूर फेंक देता है। और स्टारगर्ड सोचने लगा, यहाँ पर मेरा असली शरीर अपने लिमिट को पार कर चुका है, इसलिए मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ को रिलीज कर नहीं सकता, इसलिए फिलहाल मुझे यहाँ पर इस जगह से भागने की जरूरत है। और वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियायान उसके तरफ उस इमोटल रस्सी को फेंकते हुए बताता है, क्या तुम यहाँ पर भागना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर बहुत देरी हो चुकी है। वो स्टारगर्ड को उस रस्सी से बांध देता है। यहाँ पर स्टारगर्ड तो कुछ भी कर नहीं पाता। वहीं पर अपने स्टेटस का यह हालत देखकर तो संगटियान को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस रस्सी को देखने के बाद उसे पता चलता है, ये तो उस लोकी में मौजूद था जिसको उसने रोड साइड में खरीदा हुआ था। अब उसे तो जियायान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं पर जियायान ने उस लोकी को खरीदने के लिए संगटियान को थैंक्स कहा, क्योंकि उसके वजह से ही वो इमोर्टल रस्सी उसके हाथ में लगा हुआ था। अब वो स्टार लॉर्ड के स्पिरिट फायर को हासिल कर लेता है। वहीं पर संगटियान तो काफी जोरों जोरों से रो रहा था। जियान बताता है, हम यहाँ पर एक डील करते हैं, तुम यहाँ पर अपने बेटे सीजन को बचाने के लिए कितना स्पेंड कर सकते हो? दरअसल वो उनको जिंदा छोड़ने के बदले में पैसे मांग रहा था। अब थोड़ी देर के बाद सीजन को होश आ चुका था। वो अपने पापा से पूछता है, क्या आपने यहाँ पर उसको हमारे सारी फैमिली की पैसे दे दी है? इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। संगटियान बताता है, अब यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने वाला है, इसलिए हमें पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफी सारा प्रॉपर्टी मौजूद है। लोगों को सारा प्रॉपर्टी बेचकर अपने लिए चावल और पानी खरीदने के लिए कहता है। साथ ही में वो मिस्टर हुआंग को बुलाकर और भी एंशिएंट सामान खरीदने वाले थे। संगटियान ने दोबारा कहा, यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही जियायान ने अपने सुपर पावर्स को अवाकन कर लिया है। अगर हम इस मौके को हासिल कर पाएंगे तो हमें इस एपोकलिप्स का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। वो तो यहाँ पर अभी भी जियायान को जान से खत्म करने के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ कुछ समय के बाद जियायान एक फार्मेसी के पास आ चुका था। यहाँ पर अब उसके बैंक में बहुत सारे पैसे हो चुके थे। जियायान हंसते हुए बताता है, अगर यहाँ पर इतना ज्यादा कम समय नहीं होता तो मैं संग फैमिली से और भी चीजें हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। अंदर फार्मेसी पर जाके 1 टन क्लींसिंग पिल्स को मांगता है। वहाँ पर काम करने वाली लड़की पहले तो हंसते हुए हाँ पर जवाब देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है उसे 1 टन क्लींसिंग पिल की जरूरत है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछती है, क्या आप यहाँ पर मजाक कर रहे हो? ये तो बस एक मामूली सा चाइनीज पिल है। जियायान पूछता है, या तुम यहाँ पर सेल कर रही हो या तो फिर नहीं है, मरना में दूसरे शॉप पर भी जा सकता हूँ। लड़की हंसते हुए बताती है, हम यहाँ पर क्लींसिंग पिल को बेच तो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास स्टॉक में इतने सारे पिल्स मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। साथ ही में यहाँ पर इसका प्राइस भी काफी ज्यादा हाई होने वाला है। जहाँ पर जियायान कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें 20% ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कल रात तक जैसे भी करके क्लींसिंग पिल चाहिए। वो लड़की भी हंसते हुए हाँ पर जवाब देती है। अब जियायान उस जगह से बाहर आते हुए खुद से ही कहता है, मैंने यहाँ पर फेकू शहर में पूरे 10 टन क्लींसिंग पिल को खरीदा है। मैंने बाकी ऑनलाइन ऑर्डर भी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर एपोकलिप्स के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्लींसिंग पिल है। अब हमें यहाँ पर जियायान की प्रीवियस लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लींसिंग पिल न होने की वजह से जियायान मरने की अवस्था पर आ चुका था। दरअसल क्लींसिंग पिल सुपर पावर के अवाकनिंग स्पीड को तेज करने के साथ ही साथ में ज़ॉम्बीज ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोक सकता है। अब उसकी बहन जियाओयुन क्लींसिंग पिल को लाने के लिए फार्मेसी की तरफ चले जाती है,
लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है तो कुछ लोग उसे उठाकर अपने साथ में ले जाते हैं। जियान ने बताया, जब जियान घर से बाहर गई तब हमारा वो आखिरी मुलाकात था। उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं इस बार बिल्कुल भी उस चीज को होने नहीं दूंगा। और संग फैमिली के बारे में बात किया जाए तो उन्हें भी एपोकलिप्स के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने भी फुट को इकट्ठा करके रख लिए होंगे, लेकिन वो यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एपोकलिप्स के शुरुआती दिनों पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज सुपर पावर्स वाले लोग हैं। इतने सारे क्लींसिंग पिल के साथ में मेरे पास सुपर पावर्स का एक आर्मी रहेगा। अब वहाँ पर किसी चीज को निकालकर आपने इमोर्टल फायर से उसे जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लोटस क्रिएट हो गया। राजी उसको कंग्रेचुलेट करते हुए बताती है, यहाँ पर फायर एसेंस की मदद से आपका इमोर्टल फायर सीड लोटस फायर सीड में अपग्रेड हो चुका है, जिसके वजह से आप मेरे वाइन पूल और फॉरेस्ट मीट के इल्यूजन को तोड़ सकते हो। जियान फ्लेम को कंट्रोल करते हुए एक शॉट को बना लेता है, क्योंकि अब उसके पावर्स भी यहाँ पर अपग्रेड होके सेकेंड लेवल पर पहुंच चुके थे। जियान बताता है, मैंने जितना सोचा था ये फायर एसेंस तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। वहीं पर ब्लैक बियर्ड डीमन कह रहा था, जब आप दूसरी बार समन करोगे तो मुझे यहाँ पर जरूर से याद करना, क्योंकि मुझे इस तरह की चीजों पर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। साथ ही में मेरा सीन्स पॉइंट भी अब 90 हो चुका है, इसलिए अब मैं भी प्रिजन के अंदर एक्स्ट्रा मीट खा सकता हूँ। जिसको सुनने के बाद सुराजी कहने लगती है, तुमने यहाँ पर वार्डन की मदद की है, इसलिए तुम्हारा सीन्स पॉइंट इंक्रीज हुआ था, जिसके वजह से तुम्हें प्रिजन के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। वरना इसके अलावा तुमने यहाँ पर फायर लॉर्ड के काफी सारे स्पिरिट एनर्जी को चुरा कर रखा है, इसलिए वार्डन दूसरी बार मुझे भी समन करेंगे। वो दोनों तो यहाँ पर झगड़ने लगे थे। उन दोनों को इस तरह से बहस करता हुआ देखकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उन दोनों को धक्का मारकर पीछे फेंक देता है। वहीं पर प्रिजन के अंदर एक दूसरा डीमन उनको बता रहा था, तुम दोनों मौके का फायदा उठाने वाले कुत्ते हो और तुम्हें थोड़े से लाभ से बस में कर लिया गया है। और सुनो लड़के, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे समन मत करना, क्योंकि मैं इन बेवकूफों की तरह बेवकूफी नहीं करूंगा और इस प्रिजन से भाग जाऊंगा। जियान हंसते हुए बताता है, जैसे जैसे यहाँ पर मेरी एबिलिटीज बढ़ते जाएंगी मैं प्रिजन के बाकी डोर को भी ओपन कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल डीमन होंगे तो मैं आखिरकार तुम्हें समन क्यों करूंगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर डर है कि सबसे पहले तुम ही मुझसे मदद मांगने वाले हो। इतना कहकर वो प्रिजन से बाहर आ जाता है और वो अपने रूम पर रात के समय में मून को देखते हुए बता रहा था, कल यहाँ पर आखिरी दिन है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। मेरे पास अभी भी यहाँ पर 20 मिलियन से ज्यादा पैसे बचे हुए हैं, इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है इतने पैसे उस चीज को खरीदने के लिए काफी होना चाहिए। और वो दूसरे दिन रॉ पिस्टन को खरीदने के लिए एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक रॉ पिस्टन भी मिल जाता है। उसने बताया, एपोकलिप्स के समय में ऑर्डिनरी रिसोर्सेज लूट कर भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सुपर पावर्स को ऑब्टेन करने के लिए जो क्रिस्टल कोर्स चाहिए वो ज़ॉम्बीज को मारकर ही हासिल किया जा सकता है। स्टोन के अंदर काफी ज्यादा क्रिस्टल पावर है, जिसके मदद से मैं लेवल 2 से 3 लेवल पर काफी आसानी से पहुंच सकता हूँ। मेरे प्रीवियस लाइफ में जिस भी इंसान को ये रॉ पिस्टन मिला होगा, सच में वो काफी ज्यादा लकी होना चाहिए, क्योंकि वो इसके मदद से सबसे ज्यादा आगे निकल गया होगा। लेकिन इस बार ये चीज यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। अब इतने में ही वहाँ पर एक्शन चालू हो जाता है और एक जेडिट को 1.3 मिलियन में बेच दिया जाता है। अब वहाँ पर रॉ पिस्टन को लाया जाता है, जिसका प्राइस 5 मिलियन से स्टार्ट होने वाला था। अब वहाँ पर बोली लगना चालू हो जाता है। एक इंसान सीधा 350 मिलियन की बोली लगा देता है। ऐसे ही रॉ पिस्टन का प्राइस 400 मिलियन तक पहुंच चुका था, लेकिन इतने में ही वहां पर एक हाउ नाम का लड़का सीधा 500 मिलियन की बोली लगा देता है। से वो काफी ज्यादा अमीर दिखाई दे रहा था। वहां पर लोग बात करने लगते हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। यहाँ पर ब्रदर हाउ ने सबसे ज्यादा हाई प्राइस ऑफर किया है। अब यहाँ पर उन्होंने बोली लगा दिया है तो हम यहाँ पर उस स्टोन के लिए फाइट नहीं कर सकते। वहीं पर हाउ को भी लग रहा था अब यहाँ पर वो रॉ पिस्टन उसका हो चुका है, लेकिन इतने में ही वहां पर जियान आते हुए सीधा 600 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसको सुनने के बाद हाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछने लगता है, आखिरकार वो लड़का कौन है। वहीं पर उसके साथ की लड़की भी कहने लगती है, मैंने आज से पहले उसको कहीं पर भी नहीं देखा था, देखने से तो वो एक स्टूडेंट लगता है। अब इतने में ही वहां पर जियान के पास एक इंसान आते हुए बताता है, यहाँ पर मेंबरशिप वाला सिस्टम चलता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके पास बैंक ब्लैक कार्ड होना चाहिए।
और ये जो एक्शन है ये कोई मजाक करने वाली जगह भी नहीं है। लेकिन इतने में ही वहां पर जियायान एक ब्लैक कार्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ सवाल बचे हुए हैं? उस ब्लैक कार्ड को देखने के बाद तो वो इंसान काफी ज्यादा हैरान होते हुए जियायान को इज्जत करने लगता है, क्योंकि उस ब्लैक कार्ड का प्राइस लाखों डॉलर्स का होता है। इसलिए उसे लगता है जियायान कोई नोबल फैमिली से बिलोंग करता होगा। अब वहां पर एक लड़की बताती है, यहाँ पर उस लिटिल ब्रदर ने 600 मिलियन की बोली लगाई है। क्या यहाँ पर कोई दूसरा इंसान इसके प्राइस को बढ़ाना चाहता है? यहाँ पर हाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो 700 मिलियन की बोली लगाते हुए जियायान को बताता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इससे ज्यादा बोली लगा कर दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में दूसरी बार जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जियायान को तो जैसे भी करके वो स्टोन चाहिए था, इसलिए वो सीधा 1000 मिलियन की बोली लगा देता है, जिसको सुनने के बाद तो लोग बात करने लगते हैं। 1000 मिलियन तो सच में काफी ज्यादा हाई प्राइस है, क्योंकि रॉप स्टोन का वैल्यू इतना ज्यादा भी नहीं है। वहीं पर हाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। उसको तो जियायान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसके साथ में आई हुई लड़की उसको शांत करते हुए बताती है, आपको यहाँ पर इस तरह से गुस्सा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर ये सब करके खुद एक बेवकूफ बन रहा है, इसलिए आप उसे जाने दो। अब हाओ जियायान से उसका नाम पूछता है, जहाँ पर जियायान भी अपना नाम बता देता है। हाओ ने कहा, अब तुम्हें यहाँ पर ये सामान मिल चुका है, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब वहां पर वो रॉ पिस्टन को लाकर जियायान को दिया जाता है। जियायान भी उसको पकड़ते हुए कह रहा था, फाइनली अब मुझे यहाँ पर ये मिल चुका है। अब वो तो यहाँ पर उस जगह से बाहर की तरफ जाने लगा था, लेकिन इतने में ही वहां पर ऑक्शन के अंदर एक दूसरा सामान लाया जाता है। जियायान उस जगह से बाहर निकल पाता, लोग चिल्लाते हुए डीमोन के कर मदद मांगने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक स्नेक डीमोन बाहर आ चुका था। अब वो काफी तेजी से रॉ पिस्टन की तरफ जाने लगता है। वहीं पर जियायान भी खुद से ही कह रहा था, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ऑक्शन होने से पहले जेट फैन और रॉ पिस्टन को एक दूसरे के नजदीक रखा गया होगा, इसलिए उसने यहाँ पर रॉ पिस्टन के सुपरनेचुरल पावर को सेंस कर लिया है। यहाँ पर एपोकलिप्स के साथ मिलकर जेट फैन ने इविल स्पिरिट को अवाकन किया है। ऐसा लगता है अब जल्दी ही ये दुनिया बर्बाद होने वाली है। वहीं पर हाओ भी सोच रहा था, आखिरकार ये क्या चीज है। इतने में ही वो स्नेक डीमन उसके काफी नजदीक से जियान की तरफ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियान भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एक ही हाथ से उसे रोकने में कामयाब हो गया था। अब वो अपने इमोर्टल आई पावर का यूज करते हुए उस डीमन को वहीं पर जला देता है और उसकी इविल एनर्जी उसके टोकन के अंदर चला जाता है। ये सब देखने के बाद तो जियान बताता है, इस डीमन का कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर काफी कम मात्रा में सुपरनेचुरल पावर को कंज्यूम किया था। वहीं पर जियायान के पावर को देखने के बाद तो हाओ को पता चल चुका था कि जियायान तो एक मास्टर है। वो तो अब यहाँ पर जियायान को अपना मास्टर बनाना चाहता था। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान के घर के नीचे उसका काफी सारा सामान आ चुका था, जिसको देखने के बाद वहां पर लोगों को लगने लगता है कि यहाँ पर जियायान सुपरमार्केट को ओपन करने वाला है। वहां पर कुछ लोग जियायान की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर आंटी जैंग हंसती हुई बताती है, आजकल के बच्चे को सच में लगता है कि वो किसी भी चीज पर सफल हो सकते हैं। तुम लोग देखते जाओ, वो यहाँ पर स्टोर को खोलने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा। अब वहां पर एक लड़की उससे पूछती है, क्या आप यहाँ पर इस वेयर हाउस को आपने दुकान के लिए किराए पर लेने के बारे में सोच रही हो? जहां पर आंटी जान बताती है, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इतने में ही वहां पर जियान भी आ पहुंचता है। दरअसल उसने अपने सारे पैसे से सामान को खरीद लिया था। अब वहां पर एक डिलीवरी बॉय आकर जियान को बताता है, हमने यहाँ पर सब कुछ डिलीवर कर दिया है, क्या आप इसको चेक करना चाहते हो? जहाँ पर जियान ने ना पर जवाब दिया। दूसरा लड़का बताता है, दूसरा सामान वाला ट्रक कल तक यहाँ पर आ पहुंचेगा। जहां तक मुझे लगता है इस वेयर हाउस में ये सारे सामान अटने वाले नहीं है। जियान बताता है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हारे वेयर हाउस पर जाके उसे ले लूंगा। ये सुनने के बाद तो डिलीवरी बॉय वहां से निकल जाते हैं। वहीं पर आंटी जैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगती है, क्या जियान सच में यहाँ पर अमीर बन चुका है? लेकिन वो तो एक अनाथ है, फिर वो यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? अब वो तो यहाँ पर इस जगह पर अपना शॉप ओपन करने वाला है, जिस जगह को मैं काफी समय से देख रही थी। यहाँ पर अमीर तो मुझे बनना चाहिए।
अब इतने में ही वहां पर उसके पास जो बच्चा था वो काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझे यहाँ पर सू करना है। ये तना कहकर वो जियायान के वेयर हाउस पर जाके उसके सामान के ऊपर ही मूतने लग जाता है। वहीं पर आंटी जैंग तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब वो नाटक करती हुए जियायान को बताती है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा बदमाश है, इसलिए मुझे लगता है तुम यहाँ पर उसे माफ कर दोगे। लेकिन यहाँ पर जियायान को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस बच्चे को उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है तो वो लड़का आंटी जैंग के ऊपर जाकर गिरता है। साथ ही में आंटी जैंग के कपड़े पर भी मूत लग चुका था। अब आंटी जैंग काफी गुस्से में कहने लगती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक जवान लड़का होकर इस तरह से बच्चे को खिलौने की तरह कैसे फेंक सकते हो? वहीं पर वो बच्चा भी काफी जोरों जोरों से रो रहा था। जियायान सॉरी कहते हुए शटर को डाउन कर देता है। वहीं पर आंटी जैंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने में ही वो बच्चा बताता है, मुझे यहाँ पर फायर क्रैकर के साथ खेलना है, इसलिए मुझे वो चाहिए। अब इतने में ही आंटी जैंग के दिमाग पर कुछ आइडिया आता है। वो बताती है, हमारी ग्रैंड माँ फायर क्रैकर्स को खरीदने के लिए गई हुई है। आज रात हम काफी ज्यादा मजे करने वाले हैं। साथ ही में वो यहाँ पर फायर क्रैकर की मदद से जियायान के वेयर हाउस पर आग लगाने के बारे में सोच रही थी। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसने लगती है। वहीं पर वेयर हाउस के अंदर जियायान अपने पावर का यूज करते हुए सभी सामान को डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर भेजने लगता है। अब एक पोर्टल के जरिए सभी सामान टावर के अंदर जाने लगा, जिसको देखने के बाद तो सुडाजी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि वो अब यहाँ पर मीट खा सकती थी। जियायान उसको सभी सामान को रखने के लिए कहता है, जहाँ पर सुडाजी भी हाँ पर जवाब देती है। दरअसल यहाँ पर कुछ जिंदा एनिमल भी होते हैं। सुडाजी बताती है, अगर हम उन जानवर को अपने टावर के अंदर रख के उन्हें पालेंगे तो टावर की ओरा की वजह से उनका मीट और भी ज्यादा टेस्टी होगा, और उसके बाद हमारे पास खाने के लिए कभी भी खत्म ना होने वाले चिकन का सप्लाई रहेगा। जियायान कहता है, अब यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने वाला है और मुझे नहीं पता कि ये कितने समय तक चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर मानव सभ्यता को बचाने के लिए बहुत सारे लिविंग क्रिएचर को अंदर भेज रहा हूँ। सुडाजी बताती है, तो फिर आपको यहाँ पर फार्मिंग करना चाहिए, और अकाल के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बीज और जमीन होती है। जब तक आपके पास ये चीजें रहेंगे सभी जीवित प्राणी यहाँ पर जिंदा रह सकती है। जियायान बताता है, मैंने यहाँ पर काफी सारा बीज पहले से ही खरीद कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जमीन की जरूरत है। अब वहाँ पर उस जमीन को देखते हुए उस जगह से निकल जाता है। अब वो यहाँ पर अर्थ पर आके अर्थ की मिट्टी को भी डीमन सप्रेसिंग टावर पर भेजने के बारे में सोच रहा था। अब वहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए मिट्टी को भी टावर के अंदर डालने लगता है, जिसको देखने के बाद सुडाजी काफी ज्यादा हैरान होती हुए कहने लगती है, यहाँ पर इतना मिट्टी काफी है, क्योंकि अब यहाँ पर एक भी रूम बचा हुआ नहीं है। और वो फिर जियायान को बताने लगती है, यहाँ पर आपका सॉल पावर अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, और आपने जिस स्पेस को खोला था वो भी बहुत ज्यादा छोटा है। साथ ही में यहाँ पर आपका जान का जोखिम भी है। वहीं पर जियायान ने कुछ मिट्टी को टावर के अंदर भेज दिया था। वो बताता है, मैंने यहाँ पर कम से कम 20,000 किलोग्राम मिट्टी को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतना काफी होगा। यहाँ पर एपोकलिप्स शुरू होने के बाद सब कुछ यहाँ तक कि जमीन भी खराब हो जाएगा, इसलिए बाद में इसे प्राप्त करना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। यहाँ पर बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक भी समय बचा हुआ नहीं है। अब वहाँ पर आपने लोटस फायर को यूज करते हुए और भी मिट्टी को टावर के अंदर डालने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान के वेयर हाउस पर आग लगाने के लिए आंटी जैंग काफी ज्यादा फायर क्रैकर्स को खरीद चुकी थी। साथ ही में वो जियायान को मारने के बारे में भी सोच रही होती है। अब इतने में ही वहां पर उसका ग्रैंडसन जियाओ बाओ एक मिरर को लेकर आता है। आंटी जैंग उस मिरर को देखती हुए जियाओ बाओ से पूछती है, आखिरकार तुमको ये मिरर कहाँ पर मिला? क्या तुमने इसको उस शॉप से चुराया था जहां पर हमने फायर क्रैकर्स को खरीदा था? जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरा ग्रैंडसन सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो तो यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को डांटने के बदले में उसका तारीफ कर रही थी। अब इतने में ही जियाओ बाओ की बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर आने लगा। वो हंसते हुए बताता है, मिरर के अंदर कोई मौजूद है। आंटी जैंग उस मिरर को देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक डीमन दिखाई दे रहा था जो कि काफी जोरों जोरों से हंस रहा होता है। आंटी जैंग तो काफी ज्यादा डरते हुए जमीन पर गिर जाती है। वो तो कहने लगी थी, ये तो एक भूत है, तुम जल्दी इसको खत्म करो। आपने ग्रैंड माँ को इस तरह से डरा हुआ देखकर जियाओ बाओ कहने लगता है, क्या आपको मिरर देख के मजा नहीं आया? आपने तो कहा था कि
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर आप मिरर को क्यों नहीं देख रही हो? इतना कहकर वो मिरर को उसके चेहरे के आगे कर देता है। उस डीमन को दोबारा देखने के बाद तो आंटी जैंग काफी जोरों जोरों से चिल्लाने लगी थी। अब इतने में ही उस मिरर के अंदर से कुछ चीज निकलकर उसको कैप्चर कर लेता है। वहीं पर ये सब देखने के बाद तो जिया बाओ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसे तो लग रहा होता है कि उसकी ग्रैंड माँ यहाँ पर उसके साथ मजाक कर रही होती है। वहीं पर आंटी जैंग की बॉडी से काफी ज्यादा इविल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। वो जिया बाओ को अपनी तरफ बुलाने लगी है। देखते ही देखते वो एक डीमन के फॉर्म पर आ जाती है, जिसको देखने के बाद तो जिया बाओ उस जगह से भागने लगा। दूसरी तरफ हमें एक नदी के साइड पर एक वेयर हाउस को दिखाया जाता है। वहां पर कुछ वर्कर मच्छी मार रहे थे, लेकिन उनके जाल पर कुछ अजीब तरह के मच्छी आते हैं जिनका दांत काफी लंबे लंबे होते हैं, जिनको देखने के बाद उन्हें कुछ अजीब लगा, जिसके वजह से वो उन फिश को दोबारा नदी पर फेंक देते हैं। अब वहीं पर एक वर्कर ओल्ड रू के पास जाकर स्टोरेज टेबल मांगता है, लेकिन ओल्ड रू वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके हाथ को देखने से ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इन्फेक्टेड हो चुका हुआ। वर्कर पूछने लगता है, आपको यहाँ पर क्या हुआ है? क्या आपको यहाँ पर सर्दी लग गया? और क्या आप आज यहाँ पर छुट्टी लेना चाहते हो? लेकिन ओल्ड रू वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता। अब इतने में ही वहां पर कुछ लोग आ पहुंचते हैं, जिनको देखने के बाद वर्कर पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? जहां पर एक आदमी पूछता है, मैंने सुना था कि पूरे जेट सिटी के क्लींसिंग बिल इस वेयर हाउस के अंदर मौजूद है। जहां पर वर्कर बताता है, पर ये सारे क्लींसिंग बिल एक कस्टमर ने पहले से ही खरीद लिया है। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीद सकते हो। लेकिन वो यहाँ पर खरीदने के लिए ना आकर लूटने के लिए आए हुए थे। अब वो आगे जाकर उस वर्कर को धक्का मार के पीछे कर देते हैं। वो तो अब वहां पर वेयर हाउस के अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी ओल्ड रू ने एक आदमी के पैर को पकड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो तो अब यहाँ पर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। अब इतने में ही बाकी लोग कुछ हथियार लेके ओल्ड रू के ऊपर अटैक करके उसको वहां पर खत्म कर देते हैं। यहाँ पर अब ज़ॉम्बीज के पकड़ने की वजह से उनका बॉस भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो पूछते हैं, आपको यहाँ पर क्या हुआ? क्या आप ठीक हो? जहाँ पर वो उनको मेडिसिन यानी कि क्लींसिंग पिल को देखने के लिए कहता है। साथ ही में उसने बताया, यहाँ पर हमारे रास्ते पर जो कोई भी आएगा उसे खत्म कर दो। इतने में ही वहाँ पर जयान भी आ पहुंचता है, जहाँ पर उसने कहा, किसी इंसान ने इसको रियल मनी से परचेज किया है और तुम इसको इस तरह से चुराना चाहते हो। यहाँ पर अभी तक ये दुनिया खत्म नहीं हुआ है, क्या तुम इतना जल्दी मरना चाहते हो? अब बॉस बताता है, मैं यहाँ पर तुमको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। यहाँ पर नजदीक के इंडस्ट्रियल पार्क के साथ ही साथ में पूरा इंटायर लॉजिस्टिक मेरे बॉस के अंदर आता है। यहाँ पर अभी तक ये सामान तुम्हारे जगह पर पहुँचा नहीं है, तो क्यों ना तुम इसके प्राइस बता दो, हम इसको यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जियान साफ साफ उनको मना करते हुए बताता है, मैं यहाँ पर क्लींसिंग पिल को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर तुम लोगों को बाहर जाने के लिए बस 1 मिनट के समय दे रहा हूँ। उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज को देखने के बाद कहने लगता है, क्या यहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज में बदलना चालू हो चुके हैं? और इतने में ही एक आदमी ने जियान के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जियान उसको पीछे करते हुए काफी तेजी से क्लींसिंग पिल के ऊपर चला गया था। अब वो एक बॉक्स को खोलता है तो उसमें कुछ खाने का सामान मौजूद था। वो कहता है, तुम लोगों ने कहा था कि यहाँ पर इस जगह पर जितना भी सामान है वो तुम्हारे बॉस का है, क्या ये सामान भी उनका है? और यहाँ पर बारबेरियंस को इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये सामान तुम्हारे बॉस का है तो मैं यहाँ पर तुम्हें लूटना चाहता हूँ। इतना कहकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और कुछ समय के बाद वो लोग अपने बॉस के पास आ चुके थे, जो कि एक लेडी होती है। वो काफी गुस्से में कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्लींसिंग पिल को तो ला नहीं पाए, लेकिन तुमने अपने सामान को भी घुमा दिया। वो आदमी बताता है, उस इंसान के पास सुपर पावर मौजूद थे। वो कोई एक आम इंसान ना होकर एक मॉन्स्टर है। जब उसने वेयर हाउस के डोर को क्लोज किया तो उसके अंदर का सामान उस जगह से गायब हो गया। और जब हम दोबारा दरवाजा खोल के अंदर गए तो वेयर हाउस पूरी तरह से खाली था। यहाँ पर वो लेडी भी कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पूछती है, उस इंसान का नाम क्या है? जहाँ पर एक दूसरा आदमी बताता है, मैंने कस्टमर इंफॉर्मेशन पर देखा था जिसमें उसका नाम जियान लिखा गया था। लेडी सोचने लगती है, क्या वो भी एक सुपर पावर यूजर हो सकता है?
ऐसा लगता है उसके पास स्टोर स्पेस वाला एबिलिटी मौजूद है, इसलिए हमारे पास सामान को वापस हासिल करने के लिए कुछ चांस बचे हुए हैं। अब वहां पर जिस इंसान को जोम्बिस ने पकड़ा था वो अचानक से जोम्बिस में बदलने लगता है और फिर इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियान ने काफी सारे क्लींसिंग पिल को डिमोन सप्रेसिंग टावर के अंदर स्टोर कर लिया था। साथ ही में उसने वहां पर जानवर को रखने के लिए भी इंतजाम कर लिया। यहाँ पर अब एपोकलिप्स की वजह से इंसान जोम्बिस में बदलना चालू हो चुके थे। दूसरी तरफ जिस इंसान को जोम्बिस ने पकड़ा था वो भी धीरे धीरे जोम्बिस में बदलना चालू हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो लेडी बताती है यहाँ पर पॉइजन पहले से ही उसके ब्रेन तक पहुंच चुका है, इसलिए वो क्लींसिंग पिल की मदद से भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम लोग यहाँ पर उसको बाहर फेंक के आग लगा दो। अगर यहाँ पर एक भी खून के छींटे तुम पर गिरेगा तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। वो लोग वहां पर उसको बाहर फेंक पाते उससे पहले वो खड़ा होकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की के पास भी सुपर पावर्स मौजूद होते हैं। वो अपने पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहां पर कुछ टेंटिकल आकर ज़ोंबीज़ के बॉडी के आर पार हो जाते हैं और वो लड़की उसको बाहर फेंक के वहां पर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके पावर को देखने के बाद तो वहां पर लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेडी बताती है ये तो बस यहाँ पर शुरुआत है, इसलिए तुम लोग क्लींसिंग पिल को ढूंढना जारी रखो। सभी लोग इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ये दुनिया यहाँ पर जल्दी ही खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ जियायान अपने घर के अंदर अपनी बहन को क्लींसिंग पिल खिला रहा होता है। उसने बताया यहाँ पर हवा और पानी ज्यादा लंबे समय तक साफ नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मिनरल वाटर को पीना चाहिए। साथ ही में तुमको यहाँ पर डेली 3 क्लींसिंग पिल को लेना होगा। यदि अगर तुम्हें ठंडी लगे तो तुम मुझे तुरंत बताना। वहीं पर जिया उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है क्या यहाँ पर आप मुझे सच्चाई के बारे में बताने वाले हो? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर जियायान अपनी बहन को कहीं पर ले जाने लगा। उसने बताया कि वो रास्ते पर उसको सब कुछ बता देगा और वो दोनों वहां पर अपने रूम से बाहर निकलकर कहीं पर जाने लगते हैं। वहीं पर जियायून स्कूल से घर आने के बाद आज पहली बार बाहर आई हुई थी, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। जियायान हंसते हुए बताता है यहाँ पर डीमन और मोस्टर की वजह से तुम्हें अजीब लग रहा होगा। वहीं पर हमें दूसरे रूम पर आंटी चान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा भूख लग रहा था। उसका भूख तो यहाँ पर मिट ही नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग पर लोगों के बारे में ही बातें चल रहा होता है। वो कहने लगती है आखिरकार बाकी लोगों के पास सब कुछ क्यों है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं भी यहाँ पर बाकी लोगों की तरह ही अमीर बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर सब कुछ चाहिए जो कि उनके पास मौजूद है। अब इतने में ही उसको बाहर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए काफी तेजी से बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था सभी लोग उसे यहाँ पर टारगेट बना रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान ने एक टैक्सी को पकड़ लिया था। वो उसमें बैठकर कहीं पर जाने लगे थे। वहीं पर रोयालैन भी अपनी मॉम के साथ जियायान के घर को देखने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उसके घर को खरीद लिए थे। उस जगह को देखने के बाद रोयालैन के मॉम को बाहर का सिक्योरिटी उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जहां पर रोयालैन हंसते हुए बताती है यहाँ पर जियान जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान होते हुए बहुत ही कम मात्रा में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में अब यहाँ पर हमेशा के लिए ये घर हमारा हो चुका है। उसकी मॉम भी काफी ज्यादा खुश होती हुई कहती है तुम्हारी सर्जरी और चेरी स्टाइल मेकअप के लिए सही $1000 सुधार लेना सच में ये इसके लायक है, और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए मुझे पूरी तरह से यकीन है कि तुम जियायान के दिल को जीतने में कामयाब हो जाओगे। रोयालैन भी हंसते हुए कहती है मुझे पता है कि जियायान मुझे पसंद करता है, वरना वो उस तरह से मेरा पीछा कभी भी नहीं करता। हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि वो इस बार उतना ज्यादा रूड क्यों हो रहा था, लेकिन अब वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल बन चुका है। यहाँ तक कि उसने शिजुन की फैमिली को भी लूट लिया, इसलिए वो यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए लायक है। अब अगर मैं उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्टिंग करूंगी तो वो थोड़ी ही देर के बाद मेरे प्यार में गिर जाएगा। अब इतने में ही उसकी मॉम को वहां पर जियायान दिखाई दिया, जो कि उस टैक्सी में बैठकर उस जगह से निकल जाता है। तो अब जियायान को देखने के बाद वो दूसरा गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर जियायान को खोना नहीं चाहते थे। जियायान उनके लिए तो एक ट्रेजर बन चुका था। दूसरी तरफ एक जू के बाहर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वहां पर एक इंसान वहां के एक स्टाफ को बता रहा था यहाँ पर मेरे बेटे का टोपी फट चुका है।
और वो लगभग जमीन में गिर गया था। और तुम कह रहे हो कि ये बस एक एक्सीडेंट है। स्टाफ बताता है यहाँ पर जू के एनिमल आमतौर पर बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन आज हमें भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और इतने में ही वहाँ पर जियायान और उसकी बहन भी आ पहुंचते हैं। साथ ही में जियायान ने उसको एपोकलिप्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। जियायून कहती है शायद यहाँ पर एपोकलिप्स की वजह से जू के एनिमल इतना ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं और मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है। एपोकलिप्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। यहाँ पर अब इंसान या तो ज़ॉम्बीज़ में बदल सकते हैं या तो फिर म्यूटेशन से बचकर सुपर पावर को हासिल कर सकते हैं। और आपने भी यहाँ पर पहले से ही सुपर पावर को अवाकन कर लिया है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जियान यहाँ पर जवाब देते हुए खुद से ही कहता है मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं उसको अपने प्रीवियस लाइफ के दर्दनाक अवस्था के बारे में ना बताऊं, वरना वो बहुत ही लंबे समय तक दुखी रहेगी। अयन पूछती है क्या हमें छुपने के लिए अच्छी जगह को ढूंढना नहीं चाहिए? आखिरकार हम यहाँ पर जू के अंदर क्यों आए हैं? जहाँ पर जियान बताता है हम छुपने के लिए फिलहाल केवल भाग सकते हैं, लेकिन एपोकलिप्स पर सरवाइव करने के लिए तुम्हारे पास भी पावर होने की जरूरत है। हालांकि मेरे पास सुपर पावर्स मौजूद है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एपोकलिप्स के समय में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तुम्हें भी अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिसको सुनने के बाद जियायुन काफी ज्यादा खुश होती हुई कहने लगती है क्या मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ? और मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और वो दोनों वहां पर टर्टल पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर रोयल एन और उसकी मॉम भी जियायान का पीछा करते हुए वहां पर आ चुके थे। रोयल एन कहती है आखिरकार वो दोनों यहाँ पर जू के अंदर क्यों आए हुए हैं। उसकी मॉम उसको जल्दी जाकर जियायान से बात करने के लिए कहती है और वहां पर रोयल एन मेकअप करने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर होकर जियायान के सामने जाना चाहती थी ताकि जियायान उसे इग्नोर कर ना पाए। वहीं पर रोयल एन के पीछे से कुछ जानवर अजीब तरह से उन्हें देख रहे थे। दूसरी तरफ हमें टर्टल पार्क के अंदर काफी सारे टर्टल को दिखाया जाता है। सूरज जियान को बताती है यहाँ पर इस जगह पर सच में कुछ स्पेशल चीज मौजूद है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको स्मेल कर लिया है। वहीं पर ब्लैक बेयर डीमोन उन टर्टल को देखते हुए बता रहा था सच में मुझे इस तरह की चीजों से फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड और मुझसे ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। और वहां पर जियान कुछ पत्ते को साइड पर करता है तो वहां पर एक टर्टल एक स्टोन के ऊपर बैठा हुआ था और वो बाकी टर्टल से कुछ अलग दिखाई दे रहा होता है। उस टर्टल को देखने के बाद सुडाजी और ब्लैकबेरी डीमोन कहने लगते हैं ये तो एक हजारों साल पुराना टर्टल है। वहीं पर जियान भी खुद से ही कह रहा था जब से ये जू बना है तब से ये टर्टल यहाँ पर रह रहा है, जिसके वजह से 100 साल पहले जू हाउस ने उसको एक नाम भी दे रखा है जिसका नाम नानान होता है। ये जो टर्टल है वो मेरे पिछले लाइफ पर काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि उसने वहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग गॉड को भी काट लिया था। हालांकि उस गॉड ने टर्टल के साथ कुछ दिनों तक लड़ाई किया, लेकिन वो उसके सेल को तोड़ने में नाकामयाब रहे। उसने उसको सुनने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि यहाँ पर अगर वो जियाविन को पोर्ट्रेट करेगा तो मुझे उसकी सेफ्टी का चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उस टर्टल को ग्रीट करते हुए उसे सीनियर टर्टल कहकर बुलाता है, लेकिन वो टर्टल वहां पर कुछ भी जवाब नहीं देता। अब जियान वहां पर अपने लोटस फायर को यूज करते हुए टर्टल को बताता है मुझे यहाँ पर चलते समय काफी ज्यादा भूख लगता है, इसीलिए क्यों ना यहाँ पर इस टर्टल को मार के सूप बना लिया जाए। और वो टर्टल वहां पर अपने आंखें खोलते हुए कहता है सच में इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक आदमी को अपने ही साधारण घर में रहना अच्छा नहीं है। पहले तुमने मुझसे अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं पोलाइटनेस का उम्मीद नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी? जयान कहता है यहाँ पर एपोकलिप्स नजदीक आ रहा है, इसलिए हमारे पास ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। मेरा नाम जियान है और ये मेरी बहन जियायून है। वहीं पर उस टर्टल को बोलता हुआ देखकर जियायून काफी ज्यादा हैरान होती हुई कहने लगती है सच में नानान तो यहाँ पर बोल भी सकता है। और टर्टल नानान भी कहने लगा अगर मैं पहले लालची और खुला हुआ नहीं होता या तो फिर जंगल में उस इंसान से नहीं मिला होता जो कि मेरा ख्याल रखा करता था तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होता। नानान और बाकी कुछ ये सब एक्सीडेंट थे। मेरा नाम रखा हुआ सैयों साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे 3000 सालों की तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। जिसको सुनने के बाद ब्लैक बियर डीमोन कहने लगा
एक 3000 साल पुराना टर्टल एक गार्ड बनने की अवस्था पर होता है। अगर हम यहाँ पर उसकी स्पीड को कंज्यूम करेंगे तो हम सदियों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वहीं पर जियायान टर्टल नारायण को सीनियर टर्टल बोलते हुए कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर जियायान को प्रोटेक्ट कर सकते हो? अगर इसके लिए आपके पास कुछ कंडीशन होंगे तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। टर्टल नारायण कहता है, आज यहाँ पर ब्लड मून की वजह से सभी चीजें बेचैन महसूस कर रहे हैं। जब यहाँ पर एपोकलिप्स आएगा तब उसके बाद मेरा टर्टल क्लैन भी सफर करने वाला है। जिसको सुनने के बाद जियायान बताता है, मैं यहाँ पर अपने डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर एक तालाब बनाकर सभी टर्टल को वहां पर ले जाकर पाल सकता हूँ। डीमन सप्रेसिंग टावर का नाम सुनने के बाद टर्टल नारायण काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगा, एक गॉड बनने के लिए ये जगह सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसके अंदर थंडर और ईविल दोनों मौजूद है। और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, आखिरकार 100 सालों के बाद मुझे ये मौका मिल ही गया। और तुम इतने छोटे लड़के हेल प्रिजन के इंचार्ज कैसे हो सकते हो? यहाँ पर इस एपोकलिप्स के समय में तुम्हारा एक गलती एपोकलिप्स के गॉड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर तुम्हारा बॉडी मेरे 3000 सालों के लाइफ स्पैन के वेट को उठा नहीं पाएगा तो मैं आखिरकार तुम्हारी मदद क्यों करूँ? इतना कहकर वो सीधा जियायान के ऊपर अटैक कर देता है। जियायान भी अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे रोकने लगा। वहीं पर जियायून अपने भाई का चिंता ले रही थी। दूसरी तरफ रोयलन और उसकी मॉम अभी भी जियायान को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन इतने में ही उनको वहां पर टर्टल पार्क के अंदर जमीन हिलने का एहसास हुआ। अब इतने में ही वहां पर एक जानवर ने रोयलन का जो डुप्लीकेट बाल था उसे निकाल देता है, जिसको देखने के बाद तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अपनी बैग से उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला चिल्ला कर अपना बाल वापस मांगने लगती है। लेकिन वहां पर वो जानवर उनके ऊपर ही थूकने लग जाती है, जिसकी वजह से रोयलन और उसकी मॉम का ड्रेस खराब हो चुके थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह से उस डुप्लीकेट हेयर को हासिल कर लिए थे और वो दोनों उन जानवर को इग्नोर करते हुए जियायान को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि अभी के समय में उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जियायान था। और वो दोनों भी वहां पर टर्टल पार्क के अंदर चले जाते हैं। वहां पर रोयलैंड की मॉम के जूते पर कुछ डस्ट लगा हुआ था, इसलिए वो एक टर्टल के ऊपर अपना जूता साफ करने लगती है, जिसकी वजह से उस टर्टल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। अब रोयलैंड बताती है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो हम जियायान को देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर काफी ज्यादा मैं सुंदर भी दिखाई दे रही हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मुझे देखने के बाद जियायान का दिल पिघल जाएगा। और वो अपने आग के पत्ते को साइड पर करते हैं तो उनके सामने एक टर्टल आ चुका था और वो सीधा रोयलैंड के हाथ पर बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से रोयलैंड के हाथ से ब्लीडिंग होने लगा। साथ ही में यहाँ पर टर्टल के दांत काफी ज्यादा छोटे और बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं। अगर वो यहाँ पर किसी को बाइट कर लेते हैं तो उनसे बचकर भागने में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। रोयलैंड वहाँ पर दर्द से कराने लगती है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा तो अपने मुंह की चिंता थी, क्योंकि अब यहाँ पर उसका मेकअप भी खराब हो चुका था। अब वहाँ पर और भी बहुत सारे टर्टल आकर रोयलैंड की मॉम को भी काटने लगते हैं। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटे काफी दर्द से रोने लग चुके थे। वो दोनों मदद के लिए जियायान को बुलाने लगते हैं। इतने में ही रोयलैंड फिसल कर उसी तालाब में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका तो और भी ज्यादा हालत खराब हो गया था। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान टर्टल नानान के अटैक को अभी भी रोक रहा था, जिसको देखने के बाद ब्लैक बेयर डीमन काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा, आप मुझे बाहर आने दो, मैं यहाँ पर इस टर्टल को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम इसके मीट को आधा आधा कर सकते हैं। लेकिन जियायान कुछ भी जवाब ना देकर आपने इमोर्टल फायर का यूज करते हुए उसे रोकने लगता है। वहीं पर टर्टल नानान हंसते हुए कह रहा था, अगर तुम इसको नहीं कर सकते हो तो हार मान सकते हो। यहाँ पर सभी के भाग्य में जन्म लेने के बाद मरना लिखा होता है, इसलिए तुम जिंदा रहकर भी इस एपोकलिप्स में क्या करोगे? अगर यहाँ पर तुम मुझे डीमन सप्रेसिंग टावर का इंचार्ज बना दोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पीसफुल लाइफ दे सकता हूँ। साथ ही में तुम्हें किसी भी चीज का टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। अब वो जियायान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने लगा, जिसकी वजह से जियायान अपने घुटने टेक चुका था। लेकिन अब वो भी यहाँ पर अपने पावर को यूज करते हुए कहता है, डीमन सप्रेसिंग टावर सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर टर्टल ने जिस टेक्निक को यूज किया था उसके वजह से टावर के अंदर के डीमन को भी अजीब लगता है। जो अभी तक ब्लैक बेयर डीमन लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा था, वो भी यहाँ पर गिव अप कर लेता है। उन्हें तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। जियायान बताता है, इतने लंबे समय तक जीने के बाद भी तुमने सच्चाई के बारे में नहीं सुना था। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हो तो तुम्हें पीछे हटना चाहिए, वरना तुम यहाँ पर मर भी सकते हो।
इतना कहकर वो उस टर्टल को उठा लेता है। उसका पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने टर्टल को वहाँ पर जमीन पर फेंक दिया, जिसको देखने के बाद टर्टल नानान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या वो यहाँ पर मेरे सब्सक्रिप्ट टेक्निक को तोड़ने में कामयाब हो गया। अब जियायान उसके ऊपर अपनी इमोटल रस्सी को यूज करने लगता है। उसने अब यहाँ पर टर्टल नानन को कैप्चर कर लिया था, जिसको देखने के बाद सुराजी और ब्लैक बेयर डीमन जियायान का तारीफ करने लग जाते हैं। सुराजी बताती है यहाँ पर टर्टल एक गॉड बनने के काफी ज्यादा नजदीक पर है, लेकिन अब वो यहाँ पर वार्डन के ट्रैप पर फंस चुका है, क्योंकि हमारे वार्डन के पास बाकी लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग विल पावर मौजूद है। जियायान अपने फ्लेम की मदद से एक सोड को क्रिएट करते हुए टर्टल से पूछता है, यहाँ पर तुम सरेंडर करना चाहते हो या तो फिर मरना चाहते हो। यहाँ पर टर्टल नानान उसको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर जियायान के सामने सरेंडर करना चाहता था। जियायान फिर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। टर्टल नानान रोते हुए बताता है, यहाँ पर मैंने अपना एंसेस्टर संस्कृत मेथड को यूज किया था, लेकिन अब तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। और वो जियायान से कहकर अपने भाई को रोकने के लिए बताता है। वहाँ पर जियायान देखता है उसके स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था। और इतने में ही वहाँ पर जियायून अपने भाई को रोकते हुए बताती है, ऐसा लगता है ग्रैंडपा टर्टल के पास कोई भी किलिंग इंटेंशन मौजूद नहीं है। अब टर्टल नानान जियायून को बताता है, तुम मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा कहकर मत बुलाओ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। तुम बस मुझे नानान कहकर बुला सकती हो। साथ ही में उसने अपने साइज को काफी ज्यादा छोटा कर लिया था। वो जियायून के हाथ पर जाके उसका तारीफ करते हुए बताता है, ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है। आज से तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। जहाँ पर जियायून भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। साथ ही में उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुका था। वहीं पर इसको देखने के बाद ब्लैक बेयर डीमन रोते हुए पूछ रहा था, आखिरकार हमारे टर्टल सूप का क्या हुआ? क्या यह हमारे लक में नहीं लिखा हुआ था? अब जियायान टर्टल नानान को बताता है, मैं यहाँ पर अपनी बहन को एक मॉन्स्टर के साथ में बैठने नहीं दे सकता, जो कि मेरे कंट्रोल पर भी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? जहाँ पर टर्टल नानान भी हंसते हुए यहाँ पर जवाब देता है। अब जियायान यहाँ पर उसके स्पिरिट को बाहर निकाल के हेल प्रिजन के अंदर डाल देता है। तो टर्टल नानान भी यहाँ पर खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो गया था। अगर वो यहाँ पर इसके लिए तैयार नहीं होता तो वो यहाँ पर मारा जाता। अब जियायान उसको बताता है, तुम यहाँ पर आपने रियल बॉडी से जियायून को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने यहाँ पर कुछ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपने थंडर को यूज करते हुए तुम्हारे सल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जहाँ पर टर्टल नानान भी यहाँ पर जवाब देता है। इस तरह से अब यहाँ पर जियायान ने अपनी बहन के लिए सेफ्टी का इंतजाम कर लिया था। अब वो वहाँ पर आगे जाकर टावर के अंदर डालने के लिए एनिमल को ढूंढने लगता है। उसको वहाँ पर कुछ अच्छे एनिमल दिखाई भी दिए जाते हैं। अब वो वहाँ पर उनको टावर के अंदर रखने के लिए तैयार हो चुका था। अब वो आगे जाकर वाटर के साथ में सभी टर्टल को डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर डाल देता है, जिसको देखने के बाद टर्टल नानान ने उसे थैंक्स कहा। अब जियायान वहाँ पर अपनी बहन को सेफ जगह पर ले जाने लगा। इतने में ही रोयालैन उसको देख लेती है। वो जियायून को आवाज लगाती हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोयालैन हूँ। जहाँ पर जियायान पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो? रोयालैन अपने मुंह को बिगाड़ते हुए बताती है, तुम्हें यहाँ पर अफसर होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ। तुम बस देख सकते हो कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हुई हूँ। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि हमारे अलग हो जाने के बाद ना तो तुमने अच्छी तरह से खाना खाया होगा, ना तो तुम अच्छी तरह से सोए होगे, क्योंकि आखिरकार मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब उसकी मम्मी बताने लगती है, रोयालैन हमेशा से ही तुम्हें पसंद करती है। तुम ये याद करो कि जब तुम हमारे घर पर आना चाहते थे मैंने मना की थी, लेकिन मैं भी यहाँ पर सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। वो तो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह से और पागल तरीके से जियायान को मनाने लगे थे। साथ ही में रोयालैन बता रही थी, तुम जिस तरह से मुझसे रूड हुए थे मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जियायान उनको एक भी ध्यान ना देकर उस जगह से निकल जाता है। वहीं पर रोयालैन बस उसको रोकते ही रह जाती है। वो कहती है, आखिरकार तुम मुझसे इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अब इतने में ही कुछ जानवर काफी तेजी से वहां पर आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनको देखने के बाद रोयालैन कहने लगी थी, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ।
सभी लड़के मेरे सामने घुटने में टेक देते हैं। वो मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान रास्ते पर कुछ जानवर को भी आपने डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर डाल रहा था। अब उसको आपने आगे जून मैनेजमेंट ऑफिस दिखाई दिया। वहां पर उसके अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था क्योंकि सभी लोग उस जगह से भाग चुके थे। साथ ही में यह जगह माउंटेन के बीचों बीच पर था। यहाँ पर फिलहाल वाइल्ड एनिमल के अलावा ज़ॉम्बीज़ मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जियायान को लगता है जियाओ यून कुछ समय के लिए यहाँ पर रह सकती है और वो दोनों वहाँ पर अंदर चले जाते हैं। जियाओ यून भी वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो चुकी थी। जियायान उससे पूछता है, क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? जहाँ पर जियाओ बताती है, यहाँ पर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में टर्टल नानान भी मौजूद थे। साथ ही में आप भी हमेशा मेरे ऊपर नजर रखते रहते हो। अब यहाँ पर एपोकलिप्स भी आने वाला है, इसलिए मुझे भी यहाँ पर स्ट्रांग बनना होगा। और नानान ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे सुपरनेचुरल पावर्स को कल्टीवेट करने में मदद करेगा। उसके बाद में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। जियायान भी हंसते हुए बताता है, सच में तुम मेरी सिस्टर होने के लायक हो। और वो टटर नानान को कुछ कहने लगा, जहाँ पर टटर नानान हंसते हुए कहता है, आपको यहाँ पर इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। इतना कहकर वो अपने पावर का यूज करते हुए पूरे जून मैनेजमेंट ऑफिस के चारों तरफ एक सील को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से अब वहाँ पर उस सील के अंदर कोई भी आ नहीं सकता था। अब जियायान को अपनी बहन की सेफ्टी के बारे में कोई भी चिंता नहीं था, इसलिए वो उस जगह से निकल जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद रास्ते पर उसको कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पर अब मून का कलर भी पूरी तरह से बदल चुका था। एपोकलिप्स के वजह से पूरे शहर में तोड़फोड़ चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे तो कुछ लोग उनसे बचते हुए भाग रहे होते हैं। वहां पर न्यूज में भी बताया जा रहा था, हॉस्पिटल अब पूरी तरह से भर चुका था और ज्यादातर सभी लोगों को फूड पॉइजन हुआ होता है। इसलिए नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को अपने ही घर के अंदर बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टीवी में उसी न्यूज को देख रही थी। उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने मोबाइल को खोलकर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अब बाहर का दुनिया पूरी तरह से बदल चुका था। एपोकलिप्स की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे। अब अचानक से उसको भी वहां पर फीवर होने लगा क्योंकि उसको वहां पर सर्दी ने पकड़ लिया था। उसको अब मेडिसिन की जरूरत थी, वरना वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ में बदल सकती थी। सौभाग्य से उसने जियायान की बातों को मानकर काफी सारे क्लींसिंग पिल को पहले से ही खरीद चुकी थी। अब वो क्लींसिंग पिल को खाने के बाद उसका हालत ठीक होने लगा। वहीं पर दूसरी तरफ जियायान भी एक बिल्डिंग के ऊपर आकर टाइम को देख रहा होता है क्योंकि यहाँ पर 12 बजे एक गॉड जेड सिटी के अंदर आने वाला था। साथ ही में यहाँ पर 6 बजे के बाद कुछ छोटे छोटे गॉड भी अपीयर होना चालू हो जाएंगे। वो बस यहाँ पर उसी का इंतजार कर रहा था। अयान कुछ याद करते हुए बताता है, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर पहला गॉड इंपीरियल बिल्डिंग पर अपीयर होगा। गॉड अपीयर होने के बाद यहाँ पर और भी ज्यादा खतरा होने वाला है क्योंकि आसपास की बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर मैं उसको यहाँ पर मार के उसके सॉल को हासिल करूंगा तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। अब वो वहीं पर बैठ के कल्टीवेशन करने लगा। कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ पर 3rd लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। ये सब उस टर्टल के सॉल की वजह से हुआ होता है। जियायान तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इतने में ही वहाँ पर कुछ लोगों ने उसे देख लिया। वो तो जियायान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई भी इंसान उनके परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता था। अब एक लड़का अपने मैनेजर से पूछता है, यहाँ पर तो सभी एलिवेटर्स बंद पड़े हैं, आखिरकार वो इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है? मैनेजर उसको मुक्का मारते हुए बताता है, तुम बस यहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रहे हो। सच में तुम काफी ज्यादा आलस करते हो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा इस महीने का सैलरी कट जाएगा। वो लड़का वहाँ पर बस माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब इतने में ही वहाँ पर बाहर एक थंडर के साथ ही साथ में एक सोल्जर लेवल का बुल घोस्ट भी आ पहुंचता है। और इसी के साथ में आज का एपिसोड हम यहीं पर खत्म कर देंगे। क्या यहाँ पर जियायान इस बुल घोस्ट को मार पाएगा? तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहना, जब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। उस डीमन को देखने के बाद वहाँ पर मैनेजर के साथ में काम करने वाले लड़के काफी तेजी से उस जगह से भागने लगते हैं। मैनेजर खुद को बचाने के लिए मदद मांगता है,
उसने अपने वर्कर को जॉब से निकालने का धमकी भी दिया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो जानबूझकर मौत के मुंह पे जाना नहीं चाहते थे। अब वहाँ पर उस बुल घोस्ट ने अपने पंजे से मैनेजर के ऊपर अटैक करके उसको बीच में से काट देता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो जान बचाने के लिए उस जगह से भागने लगते हैं। वहीं पर बुल घोस्ट उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था। वो उनके ऊपर अटैक करके कुछ लोगों को मार गिराता है। उसे तो इंसान कीड़े मकोड़े की तरह लग रहे थे, साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। अब इतने में ही जियायान उसके सामने आ जाता है। बुल घोस्ट सीधा जियायान को कुचलने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियायान ने उसके अटैक को रोक दिया था। वो बताता है, इतने कम पावर से क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। वो अपने सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में उसको अपना स्ट्रेंथ चेक करने का मौका भी मिल चुका था। वहीं पर बुल घोस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जियायान उसके बातों को समझ सकता था। अब जियायान काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर जियायान को उस डीमन के साथ में फाइट करता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहने लगते हैं, आखिरकार वो इंसान यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सच में वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उनको लगता है जियायान यहाँ पर उस मोस्टर को मार सकता है। वहीं पर बुल घोस्ट को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो तो बस यहाँ पर इंसानों को मारने के लिए आया हुआ था। उसने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि इंसान भी इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। अब वो फाइट करते हुए इसको एंजॉय कर सकता था। अब वो जियायान के ऊपर अटैक करते हुए स्ट्रांग होने के लिए उसे थैंक्स कहा। यहाँ पर जियायान ने तो पहले से ही उसके एक पैर को काट दिया था। वो हंसते हुए कहता है, सच में यहाँ पर एक पैर कट जाने के बाद तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। अब वो काफी तेज से आगे जाकर ऊपर उछलते हुए उसके एक हाथ को भी काट देता है। वहाँ पर बुल घोस्ट कुछ भी कर नहीं पाता। जियायान अपने इमोर्टल फायर को यूज करने लगता है। वहीं पर एक पैर और एक हाथ कट जाने के बाद भी बुल घोस्ट के पास 5 पैर और एक हाथ बचा हुआ था। हालांकि वो जियायान के इस पावर को देखने के बाद काफी ज्यादा डरा हुआ था। जियायान ने बताया कि वो यहाँ पर उसे संतुष्ट किए बिना इतना ज्यादा जल्दी मर नहीं सकता। जियायान उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर बुल घोस्ट को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसने बताया कि वो काफी समय से अर्थ पर आने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही कम इंसानों को मारने के बाद ही यहाँ पर मरने वाला है। अब जियायान ने उसके शरीर को पूरे टुकड़े टुकड़े में काट देता है, जिसके वजह से बुल घोस्ट वहाँ पर मारा गया। जितना उसने सोचा था बुल घोस्ट उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर और गॉड सेपियर होना चालू हो जाएंगे। वहाँ पर इतना ज्यादा कट जाने के बाद भी बुल घोस्ट अभी भी मरा हुआ नहीं था। जियायान उसको उसका सोल पावर मांगता है, लेकिन यहाँ पर बुल घोस्ट अपना सोल पावर देना नहीं चाहता था। वो बताता है, मैं यहाँ पर अपने आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। जियायान उसके सर पर हाथ रखता है तो बुल घोस्ट को डीमन सप्रेसिंग टावर दिखाई दिया, जिसके वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा डर के मारे वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर जियायान का सोल पावर 5% ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही में उसने अपनी इमोर्टल फायर पर भी अच्छा खासा कंट्रोल करना सीख लिया था। अब वहाँ पर जिन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किए थे वो जियायान से माफी मांगते हुए उसका तारीफ करने लगते हैं। उनके नजर में तो जियायान एक गॉड बन चुका था। अब वो पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, जहाँ पर जियायान ने बताया अब जल्दी ही ये दुनिया यहाँ पर खत्म होने वाला है। जिसको सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो जियायान से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जियायान उन लोगों को ना सुनकर उस जगह से निकल गया। जिसको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़का काफी बड़ा सोर्ड को उठाकर उनके सामने ले आता है, जो सोर्ड थोड़ी देर पहले बुल घोस्ट यूज कर रहा था, जिसके वजह से वो उस इंसान के लिए एक ट्रेजर बन चुका था। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो एक ट्रेजर है, मैं इसको बेचने के बाद काफी ज्यादा अमीर इंसान बन जाऊंगा। अब इतने में ही उस मोस्टर का सर ब्लू लिक्विड में बदलकर उस लड़के के शरीर में लग जाता है। वहीं पर बाकी लोग उसको देखते हुए सोच रहे थे वो लड़का यहाँ पर पागल हो चुका है, उसे तो जाकर उस ब्लू लिक्विड को वॉश करना चाहिए। अब उस ब्लू लिक्विड की वजह से वो लड़का वहाँ पर धीरे धीरे एक ज़ॉम्बीज़ में बदलकर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग अपना जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ अब हमें सॉन्ग फैमिली की विला को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पर एक लड़का आकर सोंगटियान को बताता है यहाँ पर एक दूसरे इंसान को
फीवर हो चुका है। सोंगटियान ने उस इंसान को आइसोलेशन रूम पर रखने के लिए कहा। साथ ही में वो वहाँ पर कुछ एंशियंट सामान को देख रहा होता है। वो लड़का दोबारा बताता है, लेकिन इस बार जिस इंसान को फीवर हुआ है वो आपका बेटा सीजुन है। जिसको सुनने के बाद तो सोंगटियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अब काफी तेजी से सीजुन की तरफ जाने लगा। वहीं पर आइसोलेशन रूम के अंदर काफी जोरों जोरों से चिल्लाती हुए सीजुन अपने पापा से मदद मांग रहा होता है। साथ ही में वहाँ पर उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो चुका था। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ में बदलने वाला है। वहीं पर सोंगटियान उस लड़के से मेडिसिन के बारे में पूछता है, जहां पर उसने बताया केवल एक ही डिसाइपल ने 2 क्लींसिंग पिल के टैबलेट्स को लिए थे। हालांकि उसका फीवर तो यहाँ पर कम हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सोंगटियान बताता है, तो फिर तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी वो मेडिसिन मुझे दे दो। जहां पर वो लड़का काफी तेजी से जाकर क्लींसिंग पिल को वहां पर ले आता है। सोंगटियान उन क्लींसिंग पिल को खिड़की के जरिए अंदर फेंकते हुए सीजुन को वो खाने के लिए कहा। सीजुन भी घिसटते हुए आगे आकर उन क्लींसिंग पिल को खा लेता है। थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, जिसको देखने के बाद तो सोंगटियान भी काफी ज्यादा खुश होते हुए और भी क्लींसिंग पिल को ढूंढने के लिए बताता है। जहाँ पर वो लड़का कहता है, यहाँ पर ढूंढने के लिए कहीं पर भी क्लींसिंग पिल मौजूद नहीं है। यहाँ पर पूरे सोंग फैमिली में केवल यही 3 बॉक्स बचे हुए हैं। सोंगटियान काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने तुमको पहले ही मेडिसिन को स्टोर करने के लिए नहीं कहा था? जहां पर वो लड़का बताता है, क्लींसिंग पिल एक चाइनीज मेडिसिन है जो कि फीवर को ही ठीक कर सकता है। बाजार में इसकी तरह और भी बहुत सारे मेडिसिन मौजूद थे, लेकिन उनका प्राइस बाकी मेडिसिन से काफी ज्यादा हाई था, इसलिए इससे पहले किसी भी इंसान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर सोंगटियान क्लींसिंग पिल बाकी लोगों से लूटने का योजना बनाता है, क्योंकि उनके पास तो गन्स और बुलेट्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है सभी मार्केट के क्लींसिंग पिल तो पहले से ही जियायान ने खरीद लिया है। सोंगटियान को तो जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसने सोंग फैमिली को लूटकर ही इतने सारे क्लींसिंग बिल को खरीदा होता है। अब वो लड़का बताना चालू करता है, बाहरी दुनिया अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए अब हम बाकी अंडरग्राउंड बंकर को यूज नहीं कर सकते। इसलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब सोंगटियान काफी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगा, उस इंसान के पास सुपर पावर्स मौजूद है, इसलिए हम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। वो तो अब अपने सोंग फैमिली के बारे में सोचकर चिंता लेने लगता है, क्योंकि इस तरह से तो यहाँ पर उनका सोंग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इतने में ही वहाँ पर काफी जोर का धमाका होता है। साथ ही में जिस आइसोलेशन रूम के अंदर सीजुन बैठा हुआ था, उसका दरवाजा भी टूटकर वहाँ पर गिर जाता है। सोंगटियान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आइसोलेशन रूम के अंदर से सीजुन बाहर आता है, उसके बॉडी से फ्लेम बाहर निकल रहा था। दरअसल उसने भी यहाँ पर सुपर पावर्स को अवाकन कर लिया होता है। सीजुन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अपने पावर को रिलीज करते हुए एक पंच मार के वहां की दीवार को तोड़ देता है। अब वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। अब वो हंसते हुए अपने पापा को बताता है, यहाँ पर अब मेरे पास भी सुपर पावर्स आ चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये सब क्लींसिंग पिल की वजह से हुआ था। वहाँ पर सोंगटियान ने बाकी लोगों को भी क्लींसिंग पिल देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था उसके पास जो 3 क्लींसिंग पिल्स के बॉक्स मौजूद थे, वो उससे 3 सुपर पावर वाले इंसान को हासिल कर सकता है। सुपर पावर्स को वाकन करने के बाद सबसे पहले वो जियायान के वेयर हाउस पर अटैक करने वाले थे, जहां पर जियायान ने क्लींसिंग पिल को स्टोर करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर सुपर पावर्स यूजर होने के वजह से सोंगटियान को लगता है यहाँ पर सोंग फैमिली सरवाइव कर सकता है और वो बिना सुपर पावर्स के एक किंग बन जाएगा। दूसरी तरफ मिस बाइसेन अपने रूम पर बैठी हुई थी। क्लींसिंग पिल खाने की वजह से वो वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। उसके पास अभी भी कुछ क्लींसिंग पिल बचे हुए थे। अब इतने में ही वहाँ पर बाहर से कोई इंसान उसके डोर को काफी जोरों जोरों से नॉक करने लगता है। एक लड़की वहाँ पर मदद मांग रही होती है। मिस बाइसेन जाकर देखती है तो वहाँ पर लियू जीनर मौजूद थे। वो बाइसेन को बताती है, क्या आपको अभी तक ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता नहीं है? हमारे घर के आसपास के काफी सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और अब यहाँ पर इंसानों को मार रहे हैं, और जो कोई भी ज़ॉम्बीज़ इंसानों को काटता है वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है। इसलिए आप जल्दी दरवाजा खोल के मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद है। ज़ॉम्बीज़ का नाम सुनकर मिस बाइसेन काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन वहां पर एक चेन लगा हुआ था। वो डोर को ओपन कर नहीं पा रही थी।
वहीं पर बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज लिव जीनर की तरफ आ रहे थे, इसलिए वो काफी ज्यादा घबराती हुए जल्दी डोर को ओपन करने के लिए कहती है। अब ज़ॉम्बीज जूनर के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे और वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इतने में ही मिस बाइसन दरवाजा खोल के जीनर को अंदर बुला लेती है, लेकिन एक ज़ॉम्बीज ने उसके कंधे पर स्क्रैच मार दिया था, जिसका साफ साफ मीनिंग ये होता है कि अब वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज में बदल जाएगी। और मिस बाइसन वहां पर कहती है, तुम बोल रही थी कि जिस भी इंसान को ज़ॉम्बी चोट पहुंचाता है वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा, तो क्या अब तुम भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज में बदलने वाली हो? अब जीनर काफी अजीब तरीके से कहने लगती है, अगर मैं यहाँ पर क्लींसिंग पिल को खाऊंगी तो मैं यहाँ पर बच सकती हूँ। सभी लोग इंटरनेट पे यही बोल रहे हैं। अब मिस बाइसन से पूछती है, क्या आपके पास यहाँ पर क्लींसिंग पिल मौजूद है? वहीं पर बाहर से ज़ॉम्बीज डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मिस बाइसन क्लींसिंग पिल के बारे में बताती है, जीनर उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए मिस बाइसन को सीधा बाहर फेंक देती है और मिस बाइसन वहां पर उसको दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। वहीं पर उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। अब हमें पता चलता है मिस बाइसन का फैमिली बैकग्राउंड जीनर के फैमिली बैकग्राउंड से काफी ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइसन हमेशा जीनर की मदद किया करती थी। यहाँ तक कि उसने जीनर की एजुकेशन जॉब ढूंढने में भी मदद किया था। वो तो जूनर को अपनी बहन की तरह ही मानती थी, लेकिन जीनर को लगता था वो तो यहाँ पर मिस बाइसन के कंट्रोल पर है और बाइसन उसके हर मन पसंदीदा चीजों को छीन लिया करती थी। बाहर ज़ॉम्बीज मिस बाइसन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जीनर को बताती है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया करती थी? जीनर हंसते हुए कहती है, तुम तो बस मेरी मदद करने की नाटक किया करती थी, वरना तुम मेरे मन पसंदीदा चीजों को छीना नहीं करते। वो बाइसन को वहीं पर छोड़ के अंदर चली जाती है। उसने वॉशरूम के अंदर जाके मिरर पर अपने घाव को देखा। वो काफी ज्यादा घबराती हुए क्लींसिंग पिल को ढूंढना चालू करती है, वरना वो भी यहाँ पर ज़ॉम्बी में बदल सकती थी। उसको क्लींसिंग पिल का बॉक्स मिल गया। वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था अब वो यहाँ पर बच चुकी है। लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बॉक्स खाली था। उसे लगता है यहाँ पर बाइसन ने सभी क्लींसिंग पिल को खा लिया है। लेकिन वो उसके रिसिप्ट को देखती है तो उसे पता चलता है यहाँ पर बाइसन ने और भी काफी सारे क्लींसिंग पिल को खरीद कर रखा हुआ है। और वो काफी तेजी से घर के कोने कोने पर क्लींसिंग पिल को ढूंढना चालू करती है, लेकिन उसको वहां पर एक भी क्लींसिंग पिल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पागल हो चुकी थी। वो काफी गुस्से में सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। साथ में वो अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी से बदलना चालू हो चुकी थी, जिसको देखने के बाद वो वहां पर रोने लगती है। और इतने में ही उसके फोन पर बाइसन का कॉल आता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसके कॉल को रिसीव करती है। वीडियो कॉल में बाइसन को जिंदा देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। जीनर को तो वहां पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अब बाइसन क्लींसिंग पिल को दिखाते हुए उससे पूछती है, क्या तुम इसको ढूंढ रही हो? क्लींसिंग पिल को बाइसन के पास देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कुछ देर में ही एक ज़ॉम्बीज में बदलने वाली थी। अब वो बहाना बनाती हुए कहने लगती है, मेरे ऊपर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था, इसलिए मेरा दिमाग एक भी काम नहीं कर रहा था और मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आप कहाँ पर हो? मैं आपके पास आने वाली हूँ। क्या आप मुझे क्लींसिंग पिल देकर मुझे बचा सकती हो? आखिरकार आप हमेशा से ही मेरा ख्याल रखते हुए आई हो। अब वो रोती हुए बाइसन से माफी मांगने लगती है। साथ ही में वो हंसते हुए सोच रही थी, बाइसन एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, इसलिए क्लींसिंग पिल मिलने के बाद मैं दोबारा उसको खत्म कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर बाइसन को उसके चाल के बारे में पहले से ही पता था। वो क्लींसिंग पिल देने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो दोबारा उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अब वो उससे माफी मांगते हुए बताती है, तुम्हें अपने बचपन पर अच्छा एजुकेशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से तुम इस तरह की हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी मदद करके तुम्हें अपनी बहन की तरह मानती थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम इसके बदले में मुझे इतना बड़ा गिफ्ट वापस दोगी। अब यहाँ पर ये दुनिया खत्म होने वाला है। इस दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसे इंसान बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, जो कि इस सिचुएशन पर अपने ट्रू नेचर को बाहर लाते हैं। सच में तुम तो एक इंसान को मारने वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हो। वहीं पर जीनर बस उससे माफी मांगते हुए मदद मांग रही थी, लेकिन अब बाइसन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो उसको मरने के लिए कहकर कॉल को कट कर देती है। वहीं पर जीनर अब ज़ॉम्बीज में बदलना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोती हुए बता रही थी वो यहाँ पर मरना नहीं चाहती है।
दूसरी तरफ बाइसन के पास भी एक ज़ॉम्बी आ चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरते हुए चिल्लाने लगती है और वो काफी तेजी से उस जगह से भाग जाती है। साथ ही में वो सोच रही थी, जब जीनर ने उसको दरवाजे से बाहर धक्का दी थी तब उसे तो लग चुका था कि वो ज़ॉम्बीज के हाथों से मारे जाएगी, लेकिन जब ज़ॉम्बीज उसके तरफ आने लगे उसका बॉडी एक ट्रांसपेरेंट में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो उस जगह से भागने में कामयाब हो जाती है। दरअसल उसको भी यहाँ पर सुपर पावर्स मिल चुके थे, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो सकती थी। उसे तो ज़ॉम्बीज देख ही नहीं पाते। साथ ही में उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी का एनर्जी धीरे धीरे घटता जा रहा हो। वो उसी तरह से इनविजिबल होकर भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो उस घर से बाहर निकलकर उस जगह से भागने लगती है। वो थोड़ी देर में ही एक पेड़ के पास आ चुकी थी। साथ ही में उसके पास का जो सुपर पावर्स था उसका भी टाइम लिमिट खत्म हो चुका था। अब उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। अब इतने में ही उसको कुछ लोग आवाज लगाते हैं। बाइसन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर अंकल चेन और सिस्टर वांग मौजूद थे। साथ ही में वहाँ पर सिस्टर वांग प्रेग्नेंट भी होती है। वो बाइसन को बताती है, तुम्हें चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी इंसान इन्फेक्टेड नहीं है। हम बस यहाँ पर घूम रहे थे, तभी हमको हमारे मकान मालिक का मैसेज आया, इसलिए हम यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब बाइसन अपने फोन को खोलकर देखती है तो उसके फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन आए हुए थे। उसे पता चलता है बिल्डिंग के अंदर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोग तो मर भी चुके हैं। अंकल चेन ने पुलिस को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके कॉल का आंसर किसी ने भी नहीं दिया। अब वहाँ पर एक लड़का बताता है, यहाँ पर मेरे पापा अभी तक नहीं आए हुए हैं। मैं बस कुछ दिनों से काम कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह की चीजें हो जाएंगे। सिस्टर वांग कहती है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी यहाँ पर जल्दी ही मारे जाएंगे। अब इतने में ही बाइसन को आपने पीछे कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई दिए। वो उनको होशियार होने के लिए कहती है। उन ज़ॉम्बीज को देखने के बाद वो तीनों वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर वो ज़ॉम्बीज काफी जोरों जोरों से चिल्लाते हुए कह रहे थे, हम यहाँ पर अपने घर पर जाना चाहते हैं, इसलिए तुम जल्दी गेट को ओपन करो, वरना हम तुमको यहाँ पर जॉब से निकाल देंगे। वहीं पर उनको देखने के बाद तो सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी कर नहीं पाता। दरअसल वो ज़ॉम्बीज वहाँ के ओनर होते हैं और वो तो वहाँ पर गेट को तोड़ने लग जाते हैं। बाइसन सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी रूम पर जाकर इलेक्ट्रिक बैट को लेने के लिए कहती है। सिक्योरिटी गार्ड काफी तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है। वहीं पर उन ज़ॉम्बीज ने भी उस गेट को तोड़ दिए थे और वो सिक्योरिटी गार्ड का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रूम के अंदर जाके एक लाठी को उठाकर एक ज़ॉम्बीज को वहां पर मार देता है। वो तो अब उसको मारने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन वहां पर शोर होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। उनको देखने के बाद तो वो लोग वहां पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सभी ज़ॉम्बीज ने उनको चारों तरफ से घेर लिए थे, जिसकी वजह से उन चारों को लगता है यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इतने में ही आसमान से एक स्पाइडर मॉन्स्टर नीचे आकर कुछ ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। उसको देखने के बाद तो वो लोग और भी ज्यादा डर गए थे। अब वो मॉन्स्टर हंसते हुए अपने स्पाइडर जाल को फैलाने लगा। उसने वहां पर सिस्टर वांग और बाइसन दोनों को अपने जाल में फंसा दिया था। वहीं पर बाइसन सोच रही थी, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर आसमान से इस तरह के मॉन्स्टर क्यों आ रहे हैं? अब वो जियायान के बातों को याद करते हुए कहती है, क्या उसको सच में इसके बारे में पता था? अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब वो मॉन्स्टर सीधा उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अब हमें जियायान को दिखाया जाता है, उसने वहां पर एक दूसरे मॉन्स्टर को भी मार दिया था। वहीं पर कुछ लड़के उसका वीडियो बना रहे थे। वहां पर जियायान को एक एलियन क्रिस्टल कोड मिलता है, जो कि सेकंड लेवल के ज़ॉम्बीज के पास होता है। अगर कोई इंसान उस क्रिस्टल कोड को ऑब्जर्व करेगा तो वो अपने सुपर पावर्स को अवाकन कर सकता है। उसको पता चलता है यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज भी इवॉल्व हो सकते हैं। अब उसके पास वो वीडियो बनाने वाला एक लड़का आकर उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज को मारकर जियायान ने उनको बचा लिया था। वहीं पर उस लड़के ने जियायान के फाइट का वीडियो इंटरनेट में लाइव कर दिया था। वो लड़का तो जियायान का तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि जियायान के फाइट को लाइव पर भी 10,000 लोग देख रहे थे। और इतने में ही जियायान एक चुटकी बजाकर उसके फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन लड़के को तो वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब जियायान वहां पर एक वेयर हाउस पर जाके सभी चीजों को लूट लेता है, जिसके अंदर कुछ खाने का सामान मौजूद था। अब वो उस जगह से निकलने लगा। इतने में ही वो लड़के उससे मदद मांगते हैं। जियायान कुछ नूडल्स के पैकेट उनको देते हुए बताता है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो उस जगह से निकल जाता है। वहीं पर वो चारों लड़के जियायान के बारे में ही बात कर रहे थे। एक लड़का बताता है, सच में वो इंसान काफी
काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके वजह से हम यहाँ पर जिंदा बच पाए हैं, वरना अब तक तो हम मारे जा चुके होते। दूसरा लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार वो किस तरह का अच्छा इंसान है, उसने यहाँ पर सब कुछ लूट लिया और हमें केवल नूडल्स के पैकेट दिया है। इसके अलावा उसने मेरा यहाँ पर फोन भी तोड़ दिया, वरना अब तक तो मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पर कम से कम 1 लाख व्यूअर्स आ चुके होते और हम सभी इस सुपरमार्केट के अंदर मौजूद थे। हम सभी को बराबर सामान बांटना चाहिए था। अब इतने कम फूड को हम कितने दिन तक खाएंगे? उसने बस हमारे ऊपर यहाँ पर ट्रिक किया है, क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स मौजूद है। यदि अगर यहाँ पर मेरे पास सुपर पावर्स होते तो मैं एक हीरो बन जाता और सभी लोगों को बचाकर उनको खाने के लिए खाना देता। मैं इस इंसान की तरह सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब वहां पर उन लोगों को लगने लगता है जिसके पास सुपर पावर्स मौजूद है वो केवल स्ट्रॉन्ग बनने पर ध्यान देते हैं, वो तो यहाँ पर आम इंसान को जिंदा रहने का चांस भी नहीं देंगे। वहां पर एक दूसरा इंसान कहता है आखिरकार तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? उस इंसान ने तो यहाँ पर हमको बचाया है, लेकिन ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का तो उस इंसान को डांटने लगा, क्योंकि उसे लगता है जिसके पास सुपर पावर्स मौजूद है उनको लोगों को बचाकर अपने रिसोर्सेस को शेयर करना चाहिए। और उस लाइव वीडियो को देखने के बाद वहां पर एक इंसान आ पहुंचता है। वो पूछता है जिस इंसान का तुम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो इंसान किस डायरेक्शन पर गया हुआ है? उनको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास गन्स मौजूद थे और वो उनको पीटने लगते हैं। इतने में ही ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का कहता है मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, वो इंसान राइट डायरेक्शन की तरफ गया हुआ है, तुम उसका पीछा करने के बजाय मुझे क्यों पीट रहे हो? हमें पता चलता है वो तो सीजन का ही ग्रुप था, वो उनको उस नूडल्स के पैकेट की वजह से पीट रहे थे। वो लड़का उस नूडल्स को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सीजन ने तो उसे खत्म कर दिया। वो उसके बॉडी को वहां पर अलग कर देता है। उसने बताया वो तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है।